एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल कह सकते हैं आप, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, DU स्नातक ग्रेजुएशन, इन सभी बच्चों का सीरीज चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे आज इस बुक के ना कवर को भी ऐड कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, जो बच्चे क्लास 12 के बाद अभी कॉलेज में आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, स्नातक में आ रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हो गया है। आज हमने आपको इससे पहले के चैप्टर्स में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन सभी को करवाया था। आज हमारा अगला चैप्टर कहता है पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, जब से हमने चैप्टर 1 को शुरू किया है, हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा है। मतलब जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स को कवर किए हैं, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब टाइप्स क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के, और इनकी सेवाएं क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर को कंप्लीट किया है, और उन सारे चैप्टर्स के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। आज हमारा मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, और इनसे जुड़ी हुई सेवाओं के बारे में पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा पर्यावरण विज्ञान है, जो कंपलसरी है इस बार से स्नातक के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए। और इस बुक में आपको जो नाम दिया गया है वो है पर्यावरण विज्ञान, व्यवहार में सिद्धांत, और ये पार्ट 1 होने वाला है। और ये सेमेस्टर 1 और 2 के बच्चों के लिए, मतलब कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आप कह सकते हैं, तो महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम आपको इस चैप्टर में हर एक पॉइंट्स को डिटेल्स में समझाने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी समझाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास ग्रेजुएशन रहेगा, स्नातक रहेगा, उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी चैप्टर के नाम को डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा, इसके प्रकार रहेंगे, अर्थात हम पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप्स के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं, और इनसे जुड़ी हुई सेवाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो इमेज इसमें संलग्न किया है हमने, वो कई बार ऑलरेडी भी हमने कर रखा है। इससे पहले के चैप्टर्स पे भी हमने आपको पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए कई सारे इमेज को समझाया, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि अगर आप इमेज के माध्यम से अगर इन पॉइंट्सों को समझेंगे, इन मुद्दों को समझेंगे, तो आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। क्योंकि अब कॉलेज के बच्चे, अभी आप नए नए जा रहे हो कॉलेज में, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो बहुत लंबे लंबे लिखे होते हैं, उनके वर्ड्स बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो आपको समझने में दिक्कत होता होगा। तो यहाँ पे जब आप इमेज के माध्यम से काम करोगे, जब इमेज के माध्यम से चीजों को समझोगे, तो आपको वो चीजें आसानी से समझ में आएगी और आप जल्दी समझ पाओगे। तो आज हम मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप्स और इसकी सेवाओं के बारे में बात करेंगे, और पारिस्थितिकी तंत्र का इसीलिए हमने यहाँ पे इमेज भी संलग्न कर रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई चैप्टर हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर के हम परिचय के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा ही हमारे इस चैप्टर में भी सबसे पहले हमने परिचय को संलग्न किया है, ताकि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किन किन मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको इन चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आने वाला है, उन चीजों को हम पहले ही समझ लें, ताकि हमारा मोटिव क्लियर हो कि हमें किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो जब हम पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक इकाई कहते हैं, हमें यह पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रकृति का ही एक पहलू है। इसके बिना प्रकृति का भी बैलेंस होना संभव नहीं हो पाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक इकाई है, जहां जीव एक दूसरे और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ऑलरेडी कई बार डिस्कशन किया है हमने कि जब भी हम किसी भी जीव की बात करते हैं, जब भी जो भी इस प्रकृति में रहता है, हर जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। हर जीव का बैलेंस इसी तरह से बना होता है। कुछ शाकाहारी जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, कुछ मांसाहारी जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन निर्भरता सबकी होती है। ये क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आकार में भिन्न हो सकते हैं, इनका साइज बड़ा हो सकता है, इनका साइज छोटा भी हो सकता है, आकार में ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक छोटा तालाब और एक विशाल महासागर।
अब जब हम बात छोटे तालाब की कर रहे हैं तो तालाब का आकार तो छोटा ही होता है, उसमें छोटे छोटे ही जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु विषाणु जो भी हो वो उसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात हम समुद्र की करेंगे, अगर हम बात समुद्र की करते हैं तो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा जीव भी तो इसी समुद्र में रहता है। तो हम वही कह रहे थे कि आकार इनका अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले नंबर पे तालाब है और दूसरे नंबर पे विशाल महासागर, मतलब महासागर कहने का मतलब है समुद्र। भूमि पर जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा या एक पूरा जंगल। कई बार आपने छोटे छोटे जंगल देखे होंगे, छोटे छोटे फॉरेस्ट देखे होंगे जहां पे छोटे छोटे जानवर रहते हैं। अब जैसे मेरा गांव जहां पे है, मेरा जहां नेटिव विलेज है, वहां पे भी जंगल है, लेकिन उस जंगल में शेर चीता हाथी नहीं रहते हैं, उसमें खरगोश सांप मतलब छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो रहते हैं। लेकिन अगर बड़े जंगल की बात करें, अगर हम सुंदरबन की बात करें, अगर हम अमेजोन जंगल की बात करें, वहां पे बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक हो सकते हैं। अब यहां पे क्या लिख रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो नेचुरल हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, या इसके अलावा ये मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे कि खेत को ले लीजिए, खेत किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से स्थलीय भूमि आधारित और जलीय जल आधारित पारिस्थितिकी तंत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। अब यहां पे समझिए, स्थलीय मतलब वो हो गया जहां पे हम मानव, जानवर, जीव जंतु निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे है कि जल वाला, मतलब जल आधारित, पानी वाला, जैसे कि समुद्र, तालाब, नदी, इन सब के अंदर भी पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसमें भी जीवन होता है। तो यहाँ पे कहने का मुख्य रूप से बात यह है कि इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलीय भूमि आधारित और दूसरा यहाँ पे है जलीय आधारित। ये पारिस्थितिकी तंत्रों में वर्गीकृत किया गया है मुख्य रूप से दो तरीकों से। अब हम बात करेंगे, ये पारिस्थितिकी तंत्र हमें विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके पृथ्वी पर मानव जीवन को संभव बनाते हैं। हमने पारिस्थितिकी तंत्र को दो अलग अलग भागों में बांटा है, एक तो हमारा स्थलीय हो गया, दूसरा हमारा जलीय आधारित हो गया। लेकिन देखिए, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में, ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जो मानव जीवन है उसको संभव बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अगर अंतःक्रिया ना हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव ना हो, इनके ऊपर निर्भरता न होने से क्या होगा कि पृथ्वी पर मानव जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की बुनियादी कार्यों को बनाए रखने के लिए कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को ही चलाने के लिए देख लो, एक अगर हम मान लो कोई एक काम करते हैं, उसी काम से हमारा पूरा जीवन तो नहीं चल जाएगा। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है, पृथ्वी का जो बैलेंसिंग है, बुनियादी कार्य हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बनाए रखने के लिए कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं महत्वपूर्ण होती है। मतलब कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों पर यहाँ पे जोर डाला जाता है। हालांकि बढ़ती मानव आबादी द्वारा संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, सबसे जटिल समस्या है वो क्या है, सबसे बड़ी समस्या ही है इंसानों की आबादी का बढ़ना। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन आबादी दोगुनी, चौगुनी, 10 गुनी, 100 गुनी हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबका अधिक से अधिक दोहन हो रहा है, मतलब उनका क्षरण हो रहा है, उनका अत्यधिक मतलब कि यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका यहाँ पे क्षरण हो रहा है। आपने कई प्रकार से देख लो कि जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है तो वातावरण में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर गर्मी, पूरा विश्व जो है वो ताप उष्णन से प्रभावित है। तो बहुत तरह की ऐसी परेशानी है। इसीलिए इन पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, संरक्षण और बहाली की अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। अगर इसी प्रकार से हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण होने दें, इन्हें नुकसान होने दे, इनका नाश होने दे, तो आने वाले समय में पृथ्वी पर संकट आ जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए,
इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी वापस बहाली के लिए कुछ बहुत कदम उठाने जरूरी है, मतलब आवश्यक कदम उठाने जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का नाश हो जाएगा, रिसोर्सेज का नाश हो जाएगा। तो इसे पुनः सही तरीके से पटरी पे लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के नाम के समय ही बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, तो मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और इनके सेवाओं के बारे में जानेंगे। तो यहां पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, मतलब टाइप्स क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहां पे देखिए सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लेते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। अगर हम अर्थ की बात कर ले, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार के आपको पारिस्थितिकी तंत्र मिल जाएंगे। स्थलीय मिल जाएंगे, जंगल वाले मिल जाएंगे, तालाब वाले मिल जाएंगे, नदी वाले मिल जाएंगे, मानव निर्मित मिल जाएंगे। तो बहुत प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनकी विविधता जो है, जलवायु और सामान्य पौधे जैसे कि पेड़ हो गया, झाड़ियां हो गया, घास हो गया, इनके प्रकारों पर निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, लेकिन अगर हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लें तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया जहां पे पानी नहीं है, मतलब कि वो समुद्र नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वो समुद्र नहीं है, वो नदी नहीं है, वो तालाब नहीं है, मतलब इन सभी पानी वाले पारिस्थितिकी तंत्र से अलग है। मतलब ये जमीन वाला है। ध्यान से आपको समझना है, ये जमीन वाला तंत्र है, इसीलिए इसे हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इनकी निर्भरता किस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होंगे। जैसे कि वहां के पेड़ कैसे हैं, वहां पे किस प्रकार की झाड़ियां हैं, वहां पे किस प्रकार के घास के मैदान है, इन सभी प्रकारों पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता होती है। इसी से हम डिसाइड करते हैं कि इस स्थल वाले जगह पे किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है या फिर किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र यहां पे मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे या जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में, उसके इमेज आपको जरूर समझाएंगे ताकि आपको मुद्दों को, पॉइंट्सों को समझने में आसानी हो। ज्यादातर इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करने का मात्र एक यही कारण है कि इन सभी टॉपिक से ऊपर ज्यादातर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 12th तक तो बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे कॉलेज के बच्चों के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना तो टीचर की संख्या कम होती जाती है, क्रिएटर की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि इसमें उनको प्रॉफिट नहीं है। आजकल आपको पता है कि यूट्यूब पे जब तक प्रॉफिट ना हो तब तक कोई क्रिएटर या कोई टीचर या दुनिया का कोई भी पर्सन क्यों ही काम करेगा। हर व्यक्ति को पैसे चाहिए। तो यहाँ पे आपको इन मुद्दों को समझिए ध्यान से और बड़े ही ध्यान से समझिए ताकि एग्जाम के लिए आपके इनफ हो जाए। अब देखिए, हमने जो आपको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र समझाया उसमें मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करता है। इन पेड़ के ऊपर, इन झाड़ियों के ऊपर, इन शंकुदार पेड़ के ऊपर या फिर इन छोटे छोटे पौधों के ऊपर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार क्या है। हालांकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपको ये इमेज बहुत मदद करेगा। यहाँ पे आपको टाइगर दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्नेक दिख रहा है, यहाँ पे डियर है, रैबिट है और चील भी है। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए, खरगोश, हिरन, सांप, बाघ और चील। अब इसमें कई प्रकार के शंकुदार वृक्ष भी हैं, बड़े लंबे पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी है, पहाड़ी वृक्ष भी है, ट्रीज भी है, बहुत तरह की चीजें, घास के मैदान भी हैं।
तो इससे आप स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सकते हो। ये आपको इकोसिस्टम को समझने में मदद करेगा कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। हालांकि आगे और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करने हैं और उनकी इमेज के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लिया। मैंने जब आपको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझाने के लिए बोला था, तो बोला था इसमें जल नहीं होगा, मतलब नदी, झील, तालाब, समुद्र से इसका जुड़ाव नहीं है। इसका जुड़ाव जमीन से है, जमीन पे रहने वाले जीवों से है, जमीन के ऊपर उगने वाले पेड़ पौधों से है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा हो। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे नंबर 1 पर, वन पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, इसको इंग्लिश में फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहा जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या फिर जंगल से जुड़े हुए जितने भी हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र है उसे हम वन पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। हालांकि इसमें भी मैं आपको कई प्रकार को समझाऊंगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर भी कई प्रकार हैं, उन सारे प्रकार को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनका निर्जीव वातावरण शामिल होता है। जब भी हम बात करेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र की, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर पौधे भी मिल जाएंगे, जानवर भी मिल जाएगा, सूक्ष्म जीव भी मिल जाएगा और उनका निर्जीव वातावरण भी मिल जाएगा। ये सभी को शामिल करके तब वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे हो कि निर्जीव वातावरण क्यों, तो आपको पता है जो पेड़ जंगल में उगता है वो सूखता भी तो है, वो मरता भी तो है, उसका ग्रोथ खत्म भी तो होता है, उसका फोटोसिंथेसिस का सिस्टम भी तो रुकता है। तो इसीलिए इसे हम निर्जीव वातावरण कहते हैं, जो सामूहिक रूप से पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। सामूहिक रूप से मतलब ग्रुपिंग के अंदर ये पदार्थ का, ऊर्जा का, एक वातावरण में जो चीजें मौजूद होती है, क्योंकि पेड़ पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये आपस में इन चीजों का आदान प्रदान करते हैं। चाहे पेड़ हो, झाड़ियां हो, लताएं हो, रेंगने वाले पौधे इसके मुख्य जैविक घटक है। अब रेंगने वाले पौधे कहने का क्या मतलब है, कई बार कुछ ऐसे पेड़ पौधों को, लत्तियों को आपने देखा होगा जो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, मतलब कि वो फैलते रहते हैं, उन्हें हम रेंगने वाले पौधे कहते हैं। अब देखिए, मानव बस्ती और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के कारण प्राचीन वन अब अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन मानव अपने कार्यों को बढ़ा रहा है, अपने आप को उन्नत कर रहा है, हर देश, हर राज्य अपने आप को बेहतर करना चाहता है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जंगलों का सफाया हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारे वातावरण, पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो यहां पे कहने का मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लगाने के कारण जो प्राचीन वन थे, जो पहले पुराने जंगल थे, उनको अब अधिकतर क्या बना दिया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया है, ताकि इन्हें यहीं तक सीमित रखा जा सके। तो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम था। इसमें अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो तापमान, वर्षा, स्थलाकृति, मिट्टी के गुण आदि इन कारकों में भिन्नता के कारण विभिन्न वनों के जैविक घटक भी भिन्न होते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि जो मिट्टी होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, और मिट्टी के प्रकार के बारे में भी आपने क्लास 9 और 8 में पढ़ा है। जलोढ़ मृदा है, काली मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, और भी पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट है, बहुत तरह की ऐसी मृदा है जिसके कारण, अब उसका अलग अलग होने का कारण क्या है, वहां का तापमान, वहां के वर्षा, वहां की स्थलाकृति, इन सब के कारण मिट्टी के गुण में अलगाव आपको देखने को मिलेगा। और ये सब क्या है, विभिन्न वनों के जैविक घटक भी इन्हीं कारणों से अलग अलग हो जाते हैं, उनके तौर तरीके अलग हो जाते हैं, पेड़ का आकार अलग हो जाता है, पेड़ का साइज अलग हो जाता है, उनके गुण अलग हो जाते हैं, उनके बड़े और छोटे होने की, मतलब कि आप कह सकते हैं उनके ये जो सिस्टम होता है ये भी कहीं ना कहीं तापमान, वर्षा, स्थलाकृति और मिट्टी के गुण के ऊपर ही आधारित होता है। फिर से एक इमेज के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को समझा देता हूं। इसमें क्या है कि मैंने अभी तक आपको जो पारिस्थितिकी तंत्र समझाया है,
इस पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने अभी आपको बताया है कि जैविक घटक जो होते हैं वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि उनकी मिट्टी कैसा है, वहां का तापमान कैसा है, वर्षा कितनी होती है, आर्द्रता कितना होता है। तो इस सारे टॉपिक्स के ऊपर मैटर करता है कि वहां के जंगल कैसे बनेंगे, वहां का जो जमीन है वो कैसा होगा, वहां पे खेती कैसी होगी, झाड़ियां कैसी होगी, घास के मैदान कैसे होंगे। तो यहाँ पे एक इमेज मैंने आपको बस समझाने के लिए लगाया है कि आपको यहाँ पे पानी का सोर्स भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे भी दिख रहे होंगे, और यहाँ पे कई प्रकार के ऐसे जानवर हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के रूप में समझना है। तो ये हमारा स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसमें आपको जीव जंतु भी दिख जाएंगे, घास और छोटे छोटे झाड़ियां भी दिख जाएंगी, कुछ आपको छोटे छोटे जानवर भी दिख जाएंगे, और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिख जाएंगे। हालांकि इन पेड़ पौधों की कहानी अलग है, इन पेड़ पौधों की कहानी के बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि पहाड़ों के पेड़ पौधे अलग होते हैं, झाड़ियां अलग होते हैं, कुछ रेगिस्तान वाले इलाकों में पेड़ पौधे कांटेदार होते हैं। तो इनके मुख्य कारण क्या है? तो इनके मुख्य कारण वहां की जलवायु, टेम्परेचर, वर्षा और मिट्टी ही होती है। उन सभी चीजों के बारे हम आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत में वनों के प्रकार के बारे में, कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए, पूरे भारत की अगर हम बात करें, अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, तो पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के वन आपको, मतलब फॉरेस्ट, देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के वनों को सिलेक्ट किया है। 1 नंबर पे आपको ये आ जाएगा, जो देखने से ऐसा फील हो रहा है कि कोई बहुत ठंडा जगह है जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा होता है, आइस वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां के पेड़ पौधों की क्वालिटी आपको इस प्रकार की दिखेगी। दूसरा हमारा ये है, अब देखिए ये दूसरे नंबर पे हमने रखा है, ये बहुत घना जंगल है, जहां पे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जो सनलाइट है वो बहुत कम ही आ पा रहा है, मतलब टिंडर इफेक्ट के माध्यम से ही आ रहा है, पेड़ पौधों के झाड़ियों से जो रोशनी जमीन तक पहुंच रही है वो आ रहा है। तीसरा, ये बहुत घना पेड़ है, मतलब पेड़ इसमें बहुत घना है, और इसमें भी सेम कंडीशन है कि इसके पेड़ बड़े सीधे सीधे हैं। यहां पे आपने देखा कि ये डाली वाले पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे देखो ये सीधे सीधे पेड़ पौधे हैं, और यहां पे भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति बहुत कम देखी जा रही है। ये थोड़ा सा झाड़ीदार वाले जंगल है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमें बात करना है कि भारत में वनों के प्रकार कितना है, मतलब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या हैं, और कितने प्रकार के फॉरेस्ट के यहाँ पे टाइप आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें संलग्न किया है, जिसमें 4 इमेज को मैंने बताया है, और चारों इमेज में 4 प्रकार के जंगलों को दर्शाया गया है जो भारत में ही मौजूद हैं। तो आगे के स्लाइड में मैं इसी प्रकार के जंगलों के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाला हूं कि भारत में वनों के प्रकार किस प्रकार से हैं। जैसा कि पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था, हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो वहां पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आया है शंकुधारी वन। अब ये शंकुधारी वन जो है वो आपके एग्जाम के लिए VVI रहेगा, क्योंकि ये अक्सर सिर्फ और सिर्फ आपके स्नातक की बात नहीं है, कई जगहों के अच्छे अच्छे एग्जामों में इनके बारे में, शंकुधारी वन के बारे में पूछा जाता है। तो अब इस स्लाइड में मुख्य रूप से मैं आप सभी को शंकुधारी वन के बारे में बताऊंगा कि वो कहां, कैसे, कब और क्यों पाया जाता है। तो सबसे पहले नाम आपको याद रखना है, इस तरह के पेड़ पौधों को हम शंकुधारी वन कहते हैं। आपको पता है कि शंकु का आकार जो होता है वो सीधा होता है। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले स्थान की अगर बात करूं कि शंकुधारी वन कैसे स्थानों पे पाया जाता है, तो उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है, मतलब जिसकी ऊंचाई, मतलब बड़े ऊंचे स्थान पे पाया जाता है। अब कैसे? तो यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत, आपको पता है हिमालय बहुत ऊंची चोटी है, तो इन्हीं चोटियों के ऊपर इस प्रकार के शंकुधारी वन पाए जाते हैं, मतलब उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र वर्ष के कई महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं और तापमान 0 से नीचे चला जाता है। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शंकुधारी वन ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे कई महीनों तक, कई वर्षों तक लगातार बर्फ ही बर्फ होता है, और ये एरिया जो होता है वो बर्फों से ढका होता है, और तापमान इसका हमेशा माइनस में ही मिलता है,
क्योंकि हिमालय वाले जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे चारों तरफ बर्फ है और वहां पे जो तापमान है वो शून्य से हमेशा कम ही होता है। तो ऐसे जगहों पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये तो स्थान के बारे में था कि कहां कैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब हम इसके विशेषताओं की बात कर लें तो ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती है, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है ताकि बर्फ फिसल सके, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा बर्फ ही बर्फ होता है, तो पेड़ों पर भी बर्फ जम जाता है, तो उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी रहती है ताकि बर्फ अगर जमे भी तो वो बर्फ नीचे की ओर गिर जाए। सुई जैसी पत्तियां होती है इनकी। कई पेड़ जिम्नोस्पर्म होते हैं, बीज के बजाय कोन होते हैं यहाँ पे। तो इसमें ना बीज वगैरह नहीं होता है, पत्तियां इनकी सुई की तरह होती है, डाल इनके नीचे की तरह झुके होते हैं, पेड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं और डाल के नीचे झुके होने का मुख्य कारण है कि जो बर्फ उन पे जमेगा वो उन्हीं डालों के माध्यम से फिसल के नीचे आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि शंकुधारी वन में वृक्ष कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे चीड़ आता है और दूसरे नंबर पे देवदार आता है। तो ये चीड़ और देवदार के वृक्षों को ही हम शंकुधारी वन कहते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिसमें इसका उपयोग मतलब ऐसे स्थानों पे होता है जो सबसे ऊंचे स्थान पे पाए जाते हैं। ऐसे ही जगहों पे चीड़ और देवदार के पेड़ उगते हैं। अब अगर इस जंगल की बात करें, शंकुधारी वन की बात करें, तो यहाँ पे जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं? अब जंगल है तो जानवर तो मौजूद होंगे ही होंगे। यहाँ पे जंगली बकरियां देखने को मिल जाएगा, भेड़ देखने को मिल जाएगा, हिमालयी काला भालू देखने को मिल जाएगा, हिम तेंदुआ देखने को मिल जाएगा और ये दुर्लभ है। हिम तेंदुआ देखना दुर्लभ है, अगर दिख जाए तो आपका सौभाग्य है। हंगुल देखने को मिल जाएगा, ये भी दुर्लभ है। हिमालयी भूरा भालू भी दिखने को मिल जाएगा, ये भी दुर्लभ है। तो ये जो जानवर हैं ये कहीं ना कहीं शंकुधारी वन में आपको पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं। अभी इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको शंकुधारी वन के बारे में बताया था, एक बार हम उसके इमेज को समझ लेते हैं। देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ये हिमालय के पर्वतीय श्रृंखलाओं पे पाया जाता है। पीछे आपको हिमालय देखने को मिल जाएगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जो ये पेड़ पौधे आपको दिख रहा है ना, ये सब चीड़ और देवदार के पौधे हैं। और इनको देखो, ये जो इनकी डालियां हैं ये नीचे की ओर झुक जाती है जब इनके ऊपर बर्फ गिरता है और ये बर्फ फिर जमीन पे गिर जाता है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके इमेज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इन्हीं जंगलों में आपको जंगली मतलब कि पहाड़ी बकरियां, बहुत काला भालू, भूरा भालू, बहुत तरह के ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जानवर देखने को मिल जाएंगे जो इन्हीं प्रकार के जंगलों में रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे बात करना था शंकुधारी वन का, तो यही वो वन है जो शंकुधारी है, मतलब सीधा सीधा वन होता है। पीछे आपको हिमालय की चोटियां दिख जाएंगी जिनके कारण इनके ऊपर हर वर्ष लगभग कई वर्षों तक बर्फ जमा होता है और यही बर्फ इनको ढके रहता है। और इसमें के जो जानवर थे उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अभी हमने शंकुधारी वन के बारे में बात किया था, अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे चौड़ी पत्ती वाले वन। अब चौड़ी पत्ती वाले वन कहने का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि पेड़ पौधों में आपको पत्तियां देखने को मिलेगा, तो कुछ पत्तियां बड़ी छोटी छोटी होती है, कुछ घुड़मुट होती है, कुछ नुकीली होती है। जैसे अभी मैंने आपको शंकुधारी वन में बताया था कि इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, मतलब जिनके पत्ते काफी बड़े बड़े होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इमेज मैंने आपको समझाने के लिए संलग्न कर लिया है, हालांकि ये भी एक फॉरेस्ट ही है, एक प्रकार का जंगल ही है, और इस जंगल का इमेज मैंने बस इसलिए लगाया ताकि आप समझ लो कि इन्हीं तरह के पेड़ पौधों की जो पत्तियां जिनकी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, साइज आकार में बड़ा होता है, उसे हम चौड़ी पत्ती वाले वन के रूप में जानते हैं। अब हम इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे कि चौड़ी पत्ती वाले वन क्या होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन में सबसे पहले आता है सदाबहार वन। सदाबहार के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, इसे पहले भी समझा है कि सदाबहार वन क्या होता है, कहां पाया जाता है, कैसे पेड़ पौधे इसके अंदर होते हैं, किस प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े, जीवाणु विषाणु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आइए हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में हम सदाबहार वन कहते हैं।
यहाँ पे हम इसके स्थान की अगर हम बात कर लें तो ये पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में लंबी मॉनसून अवधि में उच्च वर्षा होती है। ध्यान से समझिएगा, सदाबहार वन उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है जहां पे वर्षा की अधिकता होती है, रेन ज्यादा होता है। कहां कहां होता है? पहले नंबर पे पश्चिमी घाट पे, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत में, अंडमान और निकोबार में। ये दोनों को मैं एक ही साथ लिख देता हूं। इन क्षेत्रों में लंबा मानसून चलता है, क्योंकि लंबा मानसून होने का कारण है कि समुद्र के किनारे वाले जगह है, मानसून जाता भी है आता भी है, तो इनको अच्छा बारिश देके जाता है। यहाँ पे उच्च वर्षा होती है। दक्षिणी भारत में सदाबहार वन 2 बार मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये तो आपने सदाबहार वन के बारे में जान लिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जान लिया। इसके विशेषताओं को भी जानना जरूरी है। ये क्या होता है? पेड़ साल भर कुछ पत्ते गिराता है। मतलब जो सदाबहार वन के अंदर पेड़ पाए जाते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनसे पत्तियां हमेशा हर एक साल, मतलब कि हर महीने गिरती ही रहती है। इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिनकी पत्तियां लग गई तो वो साल में एक बार सारे पत्तियों को गिरा देते हैं और फिर उनके अंदर हरी पत्तियां आती है। लेकिन जो सदाबहार वन के अंदर वृक्ष हैं, इनके अंदर जो पत्तियां होती है वो साल भर गिरती रहती है और साल भर नए पत्ते आते रहते हैं। इसीलिए ये पूरे साल हरे भरे दिखाई देते हैं। घनी छतरी होती है इनके ऊपर, जिससे सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में जंगल के तल तक पहुंच पाता है, जहां छाया प्रिय पौधे उगते हैं। देखिए, अब समझिए, ये जो सदाबहार वन के अंदर जो पेड़ होते हैं वो तो घने होते हैं, उनका ऊपर जो सर होता है वो छतरी की तरह होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश इनके तलहटी तक, जमीन के नीचे तक, मतलब कि सरफेस एरिया तक नहीं आ पाता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में ही जंगल के नीचे पहुंच पाता है और जंगल के नीचे जो छोटे पौधे उगते हैं उन्हें मतलब बहुत ज्यादा सूर्य के प्रकाश की जरूरत भी नहीं होती है। मतलब छाया प्रिय पौधे उगते हैं, ऐसे पौधे जो छाया में भी उग जाते हैं। अगर अब हम सदाबहार वन की बात करें कि यहाँ पे जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बाघ आपको देखने को मिल जाएगा इस जंगल में, सदाबहार वन में, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसके अलावा तेंदुआ देखने को मिल जाएगा, सांभर देखने को मिल जाएगा, मालाबार, चितकबरे, सिंगबिल, पेड़ के मेढक, पिग्मी हॉन्ग, जो दुर्लभ है। ये कुछ ऐसे जानवर है जो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये इस जंगल में पाए जाते हैं। लॉयन टेल्ट, मकाक, ये सब कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, लेकिन ये सारी प्रजातियां जीव जंतु सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं को भी आपने समझ लिया, जीव जंतु को भी समझ लिया। अब एक बार इनके हम जंगल को देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। अब मैं आपको सदाबहार वन के इमेज को दिखा देता हूं। देखिए, ये जो हरियाली आपको दिख रहा है, ये इसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है। बारिश अधिकता के कारण ये पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। और इसमें किस प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये जो जंगल है ये मैंने आपको पहले बताया कि सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर जंतुओं की बात करें तो इसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, चितकबरे, शिवलिंग, पेड़ पौधे, मेढक, ये काफी सारी चीजें आपको इन्हीं जंगलों में मिल जाएगा। और इसी जंगल को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां, ऊंची वृक्ष, नीची वृक्ष, ये सारी और बहुत घनी होती है, बहुत ही घना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि सदाबहार वन कैसा होता है, कैसे जगहों पे पाया जाता है, किस प्रकार की बारिश होती है, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। अब हम अगले वन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो तीसरे नंबर पे आ रहा है, उसका नाम है पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन को भी समझ लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मैं यहाँ पे VVI लिख देता हूं क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है, 1-2 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्णपाती वन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्थान से शुरुआत करते हैं कि पर्णपाती वन पाया कहां जाता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब जहां ना तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और ना जहां बहुत कम बारिश होता है, ऐसे क्षेत्रों में ये वन, कौन सा वन, पर्णपाती वन पाया जाता है। आंतरिक उच्च भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब भूमि का जो ऊंचाई होता है ऊंचे क्षेत्र पे पाया जाता है। डेक्कन प्रायद्वीप जैसे जगहों पे पाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या समझा पर्णपाती वन को लेके
कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब जहां ना तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और ना बहुत कम सूखा पड़ जाता है, ऐसी जगहों में, बीच वाले जगहों पे ये वन पाया जाता है और भूमि की ऊंचाई ज्यादा होती है। विशेषता क्या है पर्णपाती वन का? यह एक विशिष्ट मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। मतलब एक ऐसा मौसम आता है पतझड़ का जिसमें ये जितने भी पेड़ होते हैं इनके पत्ते गिर जाते हैं, इनके सारे पत्ते ये पेड़ गिरा देते हैं और मॉनसून की शुरुआत में नए पत्ते आ जाते हैं। जब मॉनसून की शुरुआत होती है, जब बारिश का महीना आने लगता है, बारिश का समय शुरू होने लगता है, तो इन पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते आने लगते हैं। प्रकाश आसानी से फर्श तक पहुंचने के कारण घनी झाड़ियां होती है। अब ऐसे जंगलों में क्या होता है, जो सनलाइट है वो जंगल के तलहटी तक, मतलब जमीन तक पहुंच पाता है, जिस कारण से ये पेड़ पौधे जो हैं वो काफी घने होते हैं। घनी झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। अब आपको बता दूं कि वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं इन जंगलों में। तो सौगान के वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं, एन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सारे वृक्ष हैं। नंबर 1 पे आपको लिखना है सौगान, नंबर 2 पे आपको लिखना है साल और नंबर 3 पे लिखना है एन। ये जो तीनों वृक्ष के प्रकार है ये आपको पर्णपाती वन के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे, अगर पर्णपाती फॉरेस्ट है तो इसके अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इसके अंदर आपको बाघ देखने को मिल जाएगा, चीतल देखने को मिल जाएगा, भौंकने वाले हिरन देखने वाले मिल जाएंगे और भी बहुत तरह के जानवर हैं जो आपको इस पर्णपाती फॉरेस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो ये हमारा पर्णपाती फॉरेस्ट था। अब हम इसको इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं। अब मैं आपको पर्णपाती वन को समझा देता हूं। देखिए बड़े लंबे लंबे यहाँ पे सौगान के वृक्ष हैं और भी कई सारे वृक्ष आपको इस जंगल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यह एक ऐसा महीना है जब सारे पेड़ पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते। जंगल आपको काफी घना दिखाई दे रहा होगा, पत्तियों का ढेर नीचे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब ये मानसून की शुरुआत वाले महीने होंगे तो इन पेड़ों के ऊपर फिर से नई पत्तियां आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से हमारा ये समझाने का मकसद था कि ऐसे वन को हम पर्णपाती वन कहते हैं, जिसमें बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां साल में एक बार पूरी गिर जाती है और मानसून की शुरुआत होते होते उन पेड़ों के ऊपर फिर से नई नई पत्तियां आने लगती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको भौंकने वाला हिरन, कुत्ता और बाघ जैसे जानवर मिल जाएंगे। मतलब ऐसे जंगलों में इस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अब हम नंबर 4 पे बात करेंगे कटीले और झाड़ीदार वन के बारे में। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कटीले और झाड़ीदार वन। देखिए कटीले और झाड़ीदार वन के अगर स्थान की बात करें कि कहां पाया जाता है, तो स्थान देख लीजिए, भारत के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र जहां कम और बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है। मतलब कटीले और झाड़ीदार वन ऐसे जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे जहां पे रेन या तो बिल्कुल कम होता है या फिर होता ही नहीं है, पूरे वर्ष में कभी बारिश हुआ ही नहीं हो। तो ऐसे जंगल जो होते हैं वो ऐसे ही स्थान पे उगते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो वृक्ष विरल रूप से वितरित होते हैं। विरल रूप से वितरित कहने का मतलब है कि एक पेड़ यहाँ है, एक 500 मीटर के बाद है, दूसरा 1 किलोमीटर के बाद है। मतलब बहुत ही अलग अलग पेड़ होते हैं, इनकी कोई खास घनी झाड़ियां नहीं होती और घास के मैदान से ये घिरे होते हैं। देखिए जीरोफाइलिटिक पौधे जो जल की कमी में जीवित रहने वाले होते हैं वही होते हैं। अब पूरे साल यहाँ पे बारिश, तो यहाँ पे ऐसे पौधे ही उगेंगे जिनमें पानी की कमी हो, मतलब कि जो बिना पानी के भी अपने आप को जीवित रह सकते हैं, वही पौधे यहाँ पे उगते हैं। कई पेड़ों की जड़ें लंबी और गहरी होती है। अब ये देखो पेड़ पौधे जो होते हैं जो ऐसे जगहों पे उगते हैं उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है, किसको, मॉइस्चर या पानी को ढूंढते 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 वो बहुत जमीन के नीचे तक पहुंच जाते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब वृक्ष की बात कर ले कि ऐसे जंगलों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। बबूल का पेड़ पाया जाता है, खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है, बेर का पेड़ पाया जाता है। मतलब जितने भी कांटेदार वृक्ष हैं जिनको पानी की कमी में भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। अब जीव जंतु की अगर बात करें कि कौन कौन से जीव जंतु ऐसे जंगल में पाए जाते हैं, तो देखिए ब्लैक बक, चिंकारा, सांभर, मॉनिटर छिपकली, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ बड़े जानवर आपको नहीं मिलेंगे, बाघ, शेर, चीता नहीं मिलेगा क्योंकि पेड़ पौधे है नहीं। तो यहाँ पे शाकाहारी जीवों की भी कमी है। अब जीव ही नहीं होगा तो बाघ चीता खाएगा क्या, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही जीव जंतु मिल जाएंगे। तो ये कटीले और झाड़ीदार वन के बारे में था।
जैसा कि इस पहले वाले स्लाइड में आपने कांटेदार और झाड़ीदार जंगलों के बारे में पढ़ा था, उसी का इमेज है ये। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस जंगलों में ऐसे ही वृक्ष पाए जाते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ कांटे होते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी काफी ज्यादा होती है। ये बड़े घने नहीं होते क्योंकि यहाँ पे पानी होता नहीं, वर्ष भर वर्षा भी कभी कभी नहीं होता। तो पानी के कमी के उगने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, यहाँ की झाड़ियां हैं, वो यहाँ पे इसी टाइप की उगती है। बबूल का पेड़ उग गया, बेर का पेड़ उग गया, या फिर और किसी कैक्टस वगैरह का पौधा उग गया। तो ये सारे ऐसे ही जंगल होते हैं जो कांटेदार होते हैं, जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और इन सभी पेड़ों की जो जड़ें होती है वो काफी गहरी होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर या जल को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी के काफी गहराई तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मैंग्रोव वन। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक हमने जितने वन के बारे में पढ़ा है, उन सभी वनों की तरह हमारे पास मैंग्रोव वन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझ लेते हैं। स्थान क्या है इसका, कौन से स्थान पे है? देखिए, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में ये कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले इलाके में उगते हैं। मतलब ये जो मैंग्रोव वन है, ये वन ऐसे जगहों पर भी उग सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या फिर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अर्थात ये कम ऑक्सीजन वाले मिट्टी वाले इलाके में भी ये मैंग्रोव वन उगते हैं, जहां धीमी गति से बहने वाले जल में महीन तलछट जमा हो जाता है। अब देखिए, मैंग्रोव वन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे बहने वाले जो जल होते हैं, जो वाटर होता है, जो बहुत धीरे धीरे बहता है, इसके महीन कण। अब मिट्टी में क्या होता है कि जब पानी बहता है तो उसके तलहटी में छोटी छोटी मिट्टी के कण जमा होने लगते हैं, तो यही जमा यहाँ पे होता है। तो ये तो स्थान हो गया जहां पे मैंग्रोव वन वगैरह पनपते हैं। अब हम इनके विशेषताओं की बात कर ले तो जड़ों का घना जाल जो पेड़ों को जल के ऊपर खंभों पर खड़ा होने का आभास देता है। कई बार आप ऐसे जंगल देखेंगे जो पानी के ऊपर पेड़ सब आपको दिखाई देगा और नीचे पानी चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर किसी ने बंबू वगैरह डाल के कोई मचान वगैरह बना दिया है। जल की गति को धीमा करके कीचड़ जमा करते हैं। अब ये जो पेड़ की जड़ें होती है जो पानी के अंदर होती है, ये धीरे धीरे क्या करता है, जल की गति को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। और जब जल स्लो हो जाता है तो वहां पे कीचड़ जमा होने लगता है। उदाहरण इसका सबसे अच्छा है, आप समझ जाओगे, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है, ये मैंग्रोव वन का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि अब सुंदरबन इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे टाइगर बड़े फेमस है, बाघ बड़ा फेमस है। अब हम इसके महत्व की अगर बात करें तो समुद्र तट का स्थिरीकरण, तूफानी लहरें, धाराओं, लहरों और ज्वार भाटे के कटाव की रोकथाम मछली और अन्य जीवों के लिए आदर्श आवास माना जाता है। महत्व क्या है, ध्यान से समझिएगा। समुद्र जो है, जो ओशियंस है, उसके स्थिरीकरण के, उसके तूफानी लहर को संभालने के लिए, उसकी धाराओं को संभालने के लिए, साथ ही साथ कई प्रकार के ऐसे जानवर हैं। जैसे मैं टाइगर की ही बात कर लूं तो यहाँ पे जो टाइगर है वो उसका अच्छा आवास माना जाता है। मछली के लिए और बहुत प्रकार के अन्य जीव जंतु के लिए ये जो मैंग्रोव वन है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी प्रकार के वनों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उन सभी वनों का इमेज हमने कहीं ना कहीं आपको दिखाया है, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि किस प्रकार के वन की प्रकृति, नेचर कैसा होता है। जब हम मैंग्रोव वन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इमेज जो संलग्न किया है, इस इमेज में आप गौर से देखो तो नीचे आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा और पानी के अंदर ये पेड़ों की जो जड़ है, ये पेड़ों की जो जड़ है, ये क्या करता है, अभी जो मैंने आपको समझाया था कि ये पानी की गति को रोकता है, धीमा करता है। ये पेड़ की जड़ें पानी के गति को इतना धीमा कर देता है कि वहां पे कीचड़ जमने लगते हैं। तो ये कीचड़ वाला इलाका हो जाता है। साथ ही साथ इन जंगलों में कई प्रकार के जानवर रहते हैं, कई प्रकार के समुद्री जीव भी रहते हैं, कई प्रकार के मछलियां भी पाई जाती है, शेर वगैरह भी होते हैं, बाघ वगैरह भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो सुंदरबन, ये जो मैंग्रोव वन है, ये हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा।
लेकिन मुख्य रूप से यहां पे जो पाया जाता है वो है टाइगर, वो है बाघ, वो बहुत महत्वपूर्ण है इन प्रकार के जंगलों के लिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है वन पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पाद और सेवाएं। अभी तक हमने वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वन पारिस्थितिकी तंत्र से हमें किस प्रकार से लाभ है, मानव जीवन के लिए, जीव जंतु के लिए, हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र कितना महत्वपूर्ण है, इससे किस प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, किस प्रकार की सेवाएं प्राप्त की जाती है, तो ये भी समझना जरूरी है। देखिए, उत्पाद की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट की बात करें कि वन पारिस्थितिकी तंत्र से किस प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि वन से हमें फल भी प्राप्त होता है, दवाइयां भी प्राप्त होती है, ईंधन भी प्राप्त होता है, ईंधन के लिए लकड़ी, और इस लकड़ियों से कई बार फर्नीचर बनाए जाते हैं, भवनों का निर्माण होता है, कच्चा माल यहां से निकलता है, दवाओं और औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चा माल भी यहां से निकलता है, कई प्रकार की ऐसी जड़ी बूटी हैं जो आपको इन्हीं वन पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर सेवाओं की बात कर लें तो देखिए, वायु का शुद्धिकरण इन्हीं फॉरेस्ट से होता है। एक चीज तो याद रखिएगा, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में वन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है कि एयर को प्यूरिफाई करता है। हम जो सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु जो है हमारा, इसके लिए ये वन पारिस्थितिकी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु का नियमन बैलेंस करने के लिए भी, जलवायु को बैलेंस करने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ये वन पारिस्थितिकी तंत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे। अब देखिए, जंगलों से हमने लाभ तो देख लिया, जंगलों से हमें क्या क्या सेवाएं प्राप्त होती है वो भी देख लिया, लेकिन वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कुछ खतरे भी हैं जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को दिन प्रतिदिन क्षति पहुंचा रहा है, इसका क्षय कर रहा है। तो अब इसके लिए कौन कौन से खतरे अभी के समय में मौजूद हैं जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, जो हमारे वातावरण को अनबैलेंस कर रहा है, ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है वनोन्मूलन। अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वन विखंडन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, गहन कृषि के कारण आज के समय में, इंडिया की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात कर लें तो सब देश 195 कंट्रीज जो अभी एग्जिस्ट करती है, क्या चाहती है? अपने आप को सबसे सर्वशक्तिमान बना ले, सबसे ज्यादा डेवलप कर ले, सबसे ज्यादा व्यापार कर ले, सबसे ज्यादा उद्योग लगा लें अपने अंदर। और इस चक्कर में क्या होता है, वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, लोग शहरीकरण कर रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटी बसा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि भी है, उद्योगों का लगाना, गहन कृषि करना, ये सब कहीं ना कहीं वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। दूसरा पॉइंट कहता है वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या दोहन। अब जंगलों का एक तो कटाई हो रहा है, दोहन हो रहा है, उसको क्षय किया जा रहा है, साथ ही साथ अधिक से अधिक इसका उपयोग, उपभोग लोग कर रहे हैं। मतलब जरूरत की चीजें नहीं भी है, फिर भी उससे लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, इसका ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसका दोहन हो रहा है, इसको क्षय पहुंचाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है आक्रामक प्रजातियां। अब आक्रामक प्रजातियां कहने का मतलब है कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं अपने व्यापार के लिए या अपने फायदे के लिए, या फिर जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं जो दूसरे प्रजातियों के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे में लिखोगे। अब हम संरक्षण की अगर बात करें तो वनीकरण कार्यक्रम, वन संसाधनों का सतत उपयोग, संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क, ये जरूरी है। अगर हम वन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना चाहते हैं तो इसका संरक्षण करना जरूरी है। कैसे करेंगे? वन की कार्यक्रम का उपयोग करेंगे, मतलब सरकार भी सुझाव देगी, लोगों में जागरूकता फैलेगा कि हम जंगलों को कैसे बचाएंगे। वन संसाधन जो है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है, इसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां पे मैंने आप बोला ना, अत्यधिक उपभोग नहीं होना चाहिए, जब काम हो तभी उपयोग करेंगे। संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क, ऐसे ऐसे जंगलों को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे और इसके
क्षेत्रों को बढ़ाएंगे ताकि वन पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर किसी प्रकार का खतरा ना हो। अगला स्लाइड हमारा कहता है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। ये भी महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है और कॉलेज के बच्चों के लिए जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो सब इसके अंदर जोड़ा गया है ताकि आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है आर्कटिक टुंड्रा। अब देखिए, 1 नंबर 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आर्कटिक टुंड्रा चरम उत्तरीय अक्षांशों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उत्तरी अक्षांशों में पाया जाता है, जहां मौसम के अनुसार बर्फ पिघलता है। अब हमारे यहाँ जो जलवायु है ये आपको पता है, ये अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से होता है। तो जब हम आर्कटिक टुंड्रा की बात करेंगे तो चरम उत्तरी अक्षांशों में पाया जाता है, जहां वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो आइस है वो पिघलता है। आइस का यहाँ पे पिघलना आर्कटिक टुंड्रा की पहचान है। जलवायु की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सर्दियां लंबी होती है। अब जहां पे आर्कटिक है तो बर्फ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और बर्फ अगर ज्यादा है तो आपको पता है कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होगी और गंभीर होती है। मतलब कि सर्दियां लंबी तो होती ही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा होती है, गंभीर होती है। मतलब माइनस माइनस में टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है। गर्मियां यहाँ पे छोटी होती है। मतलब कि अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी यहाँ पे बहुत कम होती है, क्योंकि लंबे समय तक तो यहाँ पे सर्दियां चलती है। वर्षा कम होता है अधिकतर गर्मियों में। जब भी वर्षा होता है तो कम होता है वर्षा, और होता भी है तो कब होता है? गर्मी के समय में होता है। यदि इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो अब विशेषता क्या क्या है? यहाँ पे कम प्रजाति विविधता पाई जाती है। मतलब तो ठंडा बहुत ज्यादा होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत छोटे समय पीरियड के लिए आता है, और उसमें भी बारिश जो है वो बहुत कम आता है। तो बहुत प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे नहीं पाई जाती है। निम्न प्राथमिक उत्पादकता, परमाफ्रॉस्ट जो अस्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की परत होती है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। वनस्पति की अगर बात कर ले, पेड़ पौधों की बात कर ले, तो यहाँ पे काई मिलेगा, क्योंकि बर्फ है तो पिघलता है कभी कभी, तो वहां पे काई लग जाता है। लाइकेन मिलेगा, छोटे छोटे घास मिलेंगे, सेज मिलेंगे, बौना विलो मिलेगा, बौना वृक्ष मिलेगा। मतलब बहुत कम प्रकार की पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो भी पौधे आप देख रहे हैं ये कोई साइज के नहीं है, ये बड़े ही छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले आपने आर्कटिक टुंड्रा के बारे में देखा। जैसा कि पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको आर्कटिक टुंड्रा के बारे में बताया था कि आर्कटिक टुंड्रा में होता क्या है, तो मैंने आपको पौधों के बारे में बता दिया कि काई होता है, लाइकेन होता है, बहुत सारे छोटे छोटे और भी पौधे होते हैं। अगर हम जानवरों की बात करें, अगर हम यहाँ पे एनिमल की बात करते हैं, तो आपको ये एक बियर दिख रहा होगा और ये बिल्कुल व्हाइट है। अब व्हाइट होने का कारण ये है कि ये ठंडे प्रदेश में पाया जाने वाला है, और आपको यहाँ पे छोटे छोटे पौधे दिख रहे होंगे जो आपको आर्कटिक टुंड्रा में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रजातियों के जानवर भी होते हैं जो इस प्रकार के जगहों पर पाए जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी जंगलों के बारे में बात किया, उन सभी जंगलों मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि ये जानवर की जो प्रजाति है ये भी आपको ऐसे जगहों पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दूसरा इमेज भी मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्हाइट पोलर बियर कह सकते हो, इसके 2 बच्चे हैं जो इन्हीं तरह के जगहों पर निवास करते हैं जहां पे आइस बहुत होता है। आइस बहुत होता है, साथ ही साथ लॉन्ग टाइम में यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है, ठंडा ही ठंडा होता है। जो गर्मी होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, और जो बारिश होता है, जो रेन होता है, वो भी बहुत कम मात्रा में ऐसे जगहों पे आता है। तो ये आपको इमेज के माध्यम से समझने में आ गया होगा कि आर्कटिक टुंड्रा क्या होता है। अब अगले स्लाइड में मैं आपको कुछ और जीव जंतु के बारे में बता दूं जो ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेमिगन्स की बात करेंगे। यहां इस तरह के ठंडे जगहों पे आपको भेड़िए भी मिल जाएंगे, नेवले भी मिल जाएंगे, आर्कटिक लोमड़ी मिल जाएगी, बर्फीले उल्लू मिल जाएंगे। तो ये जितने भी जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपको आर्कटिक टुंड्रा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे आर्कटिक टुंड्रा के बाद हमारे पास है अल्पाइन टुंड्रा। अब अल्पाइन टुंड्रा क्या है?
पर्वतों की ऊंचाई, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी ऊंचाइयों पर वृक्ष रेखा के ऊपर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको हिमालय के पहाड़ों को दिखाया था कि वो कैसे बड़े बड़े होते हैं, उनके ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं वो शंकुधारी होते हैं, उनकी पत्तियां नुकीली होती है क्योंकि उन पर अगर बर्फ गिरे तो वो नीचे की ओर स्लिप कर जाए। तो अल्पाइन टुंड्रा में भी पर्वतों की ऊंचाई पर वृक्ष रेखा के ऊपर यह पाया जाता है। इसके लिए खतरा क्या क्या है? तो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, सैन्य उपयोग के लिए अल्पाइन टुंड्रा का उपयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन में जैसे कि तापमान वृद्धि से फार्माफ्रास्ट का पिघलना, शंकुधारी पेड़ों का अतिक्रमण। देखिए मैंने अभी आपको शंकुधारी पेड़ के बारे में बताया था, जब शंकुधारी पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में काटा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अल्पाइन टुंड्रा के ऊपर खतरे का निशानी माना जाएगा, क्योंकि इससे तापमान में वृद्धि होगा, क्योंकि वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यही शंकुधारी पेड़ जो है वो काफी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यदि आप अल्पाइन टुंड्रा में पर्वतों की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों का दोहन करोगे, अतिक्रमण करोगे, तो वो कहीं ना कहीं अल्पाइन टुंड्रा के लिए खतरे का निशानी माना जाता है। अगले स्लाइड में हमारे पास तीसरा पॉइंट है घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम घास के मैदान को भी समझ लेते हैं, स्टेपी मैदान को समझ लेते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में इनका क्या योगदान है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये ऐसे भूदृश्य है जहां बिखरे हुए पेड़ों के साथ घास की प्रजातियों का भी प्रभुत्व होता है। घास के मैदान में क्या होता है कि घास भी होता है, पेड़ भी होते हैं, दोनों का संयोजन होता है यहाँ पे। तो ये एक ऐसा सीन हो जाएगा, ऐसा दृश्य हो जाएगा जहां पे अलग अलग पेड़ों के साथ, बिखरे हुए पेड़ कहने का मतलब है कि कुछ कुछ दूरियों पे ये पेड़ होते हैं और इनके साथ साथ घास की अलग अलग प्रजातियों का भी प्रभुत्व होता है। नाम क्या है? जैसे कि प्रेरीज, पंपास और स्टेपीज। अब ये कहां कहां पाया जाता है? जैसे सवाना है तो प्रेरीज जो है यूएस मिड वेस्ट में पाया जाता है, पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपीज जो है वो मध्य यूरेशिया में पाया जाता है और सवाना जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। ये सब कुछ ऐसे घास के मैदान और उनके साथ जो बिखरे हुए पेड़ हैं उनके नाम है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा वनों के लिए अपर्याप्त है लेकिन मरुस्थल बनने से अधिक है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा वनों के लिए अपर्याप्त है, वर्षा जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, अपर्याप्त है मतलब कि जितना उनको चाहिए उतना नहीं है, लेकिन मरुस्थल बनने से अधिक है मतलब वो मरुस्थल भी नहीं बन रहा है, रेत भी नहीं बन रहा है, रेगिस्तान भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ बारिशें हो रही है। तो ऐसे जगहों पे घास के मैदान और पारिस्थितिकी तंत्र में आपको इस प्रकार के जंगल देखने को मिलेंगे। अब इसके प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जैसे अफ्रीका में सवाना हो गया, नंबर 1 पे ये एग्जांपल हो जाएगा। जलवायु के हिसाब से देखें तो साल भर गर्म, शुष्क और बरसात का यहाँ पे मौसम होता है। जीव जंतु में अगर आप देखो तो जिराफ पाए जाते हैं, जेब्रा पाए जाते हैं, गैंडे पाए जाते हैं, शेर होता है, लकड़बग्घे, हाथी, इस प्रकार के यहाँ पे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको घास के मैदान और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब ग्रासलैंड और इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आपको जानना था। पारिस्थितिकी तंत्र और घास के मैदान में मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो हैं वो बड़े गर्दन वाले, जिनका गला बड़ा होता है, जैसे कि ये जिराफ है, मैंने आपको बताया जिराफ पाया जाता है ऐसे जंगलों में, गैंडे होते हैं, हाथी होता है और जेब्रा होता है। तो ये देख लीजिए ये जो है ये इसी प्रकार के घास के मैदान है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, जहां पे आपको इस प्रकार के जानवर रहते हैं, वो अपना भोजन इन्हीं पेड़ पौधों से अपना निकालते हैं। तो ये इसके उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जलवायु। अब हम जलवायु को समझ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की तुलना में कम वर्षा, मतलब जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनके अनुसार अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे वर्षा कम होती है, छोटी घासें पाई जाती है, दो मौसम बढ़ता और सुप्त होता है, मतलब कि एक मतलब कि बढ़ता है तो दूसरा घटता है, फिर दूसरा आता है तो तीसरा घटता है। वर्षा ऋतु में पुष्पित होते हैं यहाँ के पेड़ पौधे, शीत ऋतु में भूमिगत अंग रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बारिश के ऋतु में नए नए पेड़ों का उगना, पुष्प लगना, बीज देना, ये सब जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम भारत के घास के मैदान की बात करें, अभी तक हम बाहर की देशों की बात कर रहे थे, अब हम इंडिया में आ चुके हैं,
तो हिमालयी चारागाह बेल्ट हिम रेखा तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा घास का मैदान है। चारागाह का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे जानवर अपने भोजन को प्राप्त कर पाते हैं। तराई की अगर हम बात कर ले, तराई का मतलब होता है निचला जगह। साल वन के बीच लंबी घास के पैच हिमालय की तलहटी में मौजूद है। साल जो है वो पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है। तो इनके जो फॉरेस्ट हैं, साल के जो फॉरेस्ट हैं, उस फॉरेस्ट मतलब साल के पेड़ों के बीच बड़े लंबे लंबे घास के मैदान है, तलहटी में पाए जाते हैं। पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन के अर्ध शुष्क मैदानों में कटीले जंगल के साथ साथ 16 घास के मैदान भी हैं, जो पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई में 16 जंगलों से सटे हुए। ये सभी कहीं ना कहीं आपको भारत के घास के मैदानों के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में किस प्रकार के घास के मैदान है। कई जगह पे ऐसे हैं जो साल सागवान के वृक्षों के बीच में लंबे लंबे घास के मैदान है, जहां पे लोग अपने जानवरों को चारे के लिए ले जाया करते हैं। अब हम इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। मवेशियों के लिए चारागाह, ईंधन का स्रोत, परागकणों का आवास, सब इन्हीं जंगलों से आता है। अभी मैंने आपको जितने भी जंगलों के नाम बताए, इसका अगर यूजेज देख लिए तो सबसे नंबर 1 पे तो देख लीजिए, जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो घरों में पाले जाते हैं, जिनका उपयोग किसानों के द्वारा होता है, तो उनके लिए खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। ईंधन का स्रोत, आपको पता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है, गांव है, जहां पे लोग लकड़ियों के माध्यम से ही अपने भोज्य पदार्थ के लिए खाना मतलब ईंधन का उपयोग करते हैं। परागकणों का आवास है, यहाँ पे बहुत तरह के फूल, औषधि, जड़ी बूटी पाए जाते हैं। अब खतरा क्या है इसको समझ लीजिए। अत्यधिक चराई, डेयरी उत्पादन, ऊन, मांस की बढ़ती मांग के कारण मवेशियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है। तो ऐसे जंगल, ऐसे चारागाह अब दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से इसके उपयोग और खतरों के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है नंबर 4। अब नंबर 4 क्या है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आपको मरुस्थल के बारे में पता है? मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल होता है रेगिस्तान टाइप का, जहां पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, जहां पे बारिश बहुत कम होता है। ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम डिजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। डिजर्ट का मतलब तो पता है, मरुस्थल, रेगिस्तान। देखिए, यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां बहुत कम वर्षा होती है। मतलब मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रेन बहुत कम होता है, बारिश की मात्रा यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होती है, या फिर बहुत बहुत दिनों तक होती नहीं, सालों साल तक नहीं होती है। और प्रति वर्ष यहाँ पे कम से कम मतलब इतना ही होता है, 12 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होता है, जो एक स्थान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। भारत के स्थान की अगर बात कर ले तो पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार में रेगिस्तान और अर्ध शुष्क के क्षेत्र, जलवायु अत्यंत शुष्क पाए जाते हैं। देखिए, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात हो रही है तो हम यहाँ पे अगर भारत के अंदर की बात करें तो भारत के अंदर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां बारिश बहुत कम होता है, वो कौन सी जगह है? तो पहले नंबर पे तो हम पश्चिमी भारत कहेंगे, दक्कन के पठार को रखेंगे। तो यहाँ पे रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे बारिश होती नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्थान का थार रेगिस्तान को ले लीजिए, नाम आपने जरूर सुना होगा। रेत के टीले, छिटपुट वर्षा होती है, विरल घास होता है, कुछ झाड़ियां पाई जाती है, वो भी कटीली होती है, बहुत हरा भरा पेड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे वनस्पति क्या क्या पाया जाता है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बबूल ज्यादा पाया जाता है। बबूल का नाम आपने सुना होगा। खैर, ये सब कांटेदार हैं। ऐसी ही झाड़ियां और पेड़ पाए जाते हैं जिसमें कांटे बहुत होते हैं, और उनकी संख्या वहां पे बहुत कम होती है। बहुत दूर दूर जगहों पे ये सारे प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं ये पाए जाते हैं। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और इंग्लिश में इसे हम डिजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। हमेशा की तरह फिर से एक बार मैं आपको रेगिस्तान ही दिखा रहा हूं, मरुस्थल ही दिखा रहा हूं, जहां पे बहुत बिरले से पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। बिरले मतलब बहुत कम मात्रा में। आप देखो, ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये मिट्टी कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि ये रेगिस्तान है। और देखो यहाँ पे किस प्रकार के झाड़ हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और काफी काफी दूरी पे है। पेड़ पौधे तो बहुत कम ही दिख रहे हैं। अगर पेड़ पौधे यहाँ पे दिखते भी हैं तो पेड़ पौधे किस चीज के दिखेंगे? बबूल के दिखेंगे, चीड़ के दिखेंगे, कैक्टस के दिखेंगे, जो कांटेदार होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, और जिनमें पानी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। ऐसे पेड़ पौधों को ना
पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। और आपको पता है कि मरुस्थल में बारिश होता नहीं है, पानी की मात्रा कम होती है। एक प्रश्न यहाँ पे जो बनता है, इन सब जगहों पे 12 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है पर ईयर, ये आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, ये आपको डिजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बताता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में अन्य मरुस्थलीय परितंत्र। अब देखिए, भारत में अन्य मरुस्थलीय परितंत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। अभी हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा, जिसमें राजस्थान का थार के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पे देखिए एक मरुस्थल और यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए, शीत मरुस्थल। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये लद्दाख, हिमालय का उच्च पठार है, मतलब हिमालय का जो सबसे ऊंची पठार है वो लद्दाख अपने भारत का एक हिस्सा है, बहुत ही ठंडा जगह है। दूसरा है कच्छ का रण, जो गुजरात में है। ग्रीष्म काल में मरुस्थल जैसी स्थिति हो जाती है, जब गर्मी आता है यहाँ पे तो मरुस्थल जैसी स्थिति हो जाती है। और मानसून में क्या होता है? नमक दलदल, समुद्र से सटा हुआ निचला हिस्सा होने के कारण यहाँ पे ना समुद्र का पानी जमा हो जाता है। और आपको पता है कि समुद्र के पानी में खारा होने के कारण नमक बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नमक का दलदल मतलब हो जाता है। जीव जंतु की अगर हम बात करें तो कच्छ का महान रण जो है, ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो यहाँ पे पाया जाएगा। कच्छ के छोटे रण में, मतलब बड़े स्थान पे तो आपको यहाँ पे ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो मिलते हैं, और जो छोटा जगह है वहां पे आपको गधा मिलेगा, जंगली गधा मिलेगा, जो भारत में एकमात्र यही पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, कच्छ के इस मैदान में जो गुजरात में है वहां पे जंगली गधा मिलेगा, छोटे साइज का होता है, और सिर्फ यही वो जगह है जहां पे इस प्रकार के जंगली गधे पाए जाते हैं। और जो महान रण है उसमें आपको फ्लेमिंगो जैसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो भारत के अन्य मरुस्थलीय परितंत्र है, जिसमें आप ठंड गर्म के हिसाब से इन चीजों को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो नॉर्मल मरुस्थल होता है, जो सामान्य मरुस्थल या फिर से हम अर्ध शुष्क कहते हैं। तो विशिष्ट तरह के कीट, मतलब कि कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, सरीसृप पाए जाते हैं। सरीसृप समझते हैं, छिपकली वगैरह जो होता है। इसके अलावा रेगिस्तानी बिल्लियां पाई जाती है, रेगिस्तानी कैट्स पाए जाते हैं, मतलब कि जो मरुस्थल में रहने वाली बिल्ली है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रेगिस्तानी आपको फॉक्स देखने को मिल जाएगा, लोमड़ी देखने को मिल जाएगा। भारत के अंदर पाए जाने वाले भेड़िए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड जो दुर्लभ है, ये सब प्रकार की एक प्रजाति है। फ्लोरिकन है, ये सब एक दुर्लभ प्रजाति है जो आपको इन प्रकार के मरुस्थल में देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब मरुस्थल में भी मुख्य रूप से आप देखो तो कीट हैं, जानवर हैं जिनकी आदत है। अब जैसे मरुस्थल में ऊंट भी तो सर्वाइव करता है, इसके अलावा ये प्रकार के जानवर हैं जो आपको इस तरह के मरुस्थल में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी प्रकार के आपको जानवर बताए गए, हालांकि मैं आपको रोकता हूं, यहाँ पे आपको सांप भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रेगिस्तानी सांप भी होते हैं। तो ये वो जीव हैं जो पानी की कम मात्रा का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में ढल चुके हैं। यहाँ के चाहे वो पेड़ पौधे हो, झाड़ियां हो, या जानवर हो, या कीड़े मकोड़े हो, कीट हो, सांप हो, लोमड़ी हो, कुछ भी हो, इन्हें पानी की मात्रा, ये कम पानी में भी अपना जीवन सर्वाइव कर लेते हैं, इसीलिए ये इस प्रकार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जलीय परितंत्र। अब देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, ये भी आई रहेगा। देखिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स ध्यान से समझा रहा हूं, आपका भी काम है बड़े ही ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को समझना, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा तक मैं जानता हूं, जितने रिसर्च मैंने यूट्यूब या गूगल पे या जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे किया है, तो आपको इन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए नोट्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन कहीं पे मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इतनी मेहनत करके आपको समझा रहा हूं, तो आपका भी काम है मेहनत करके इन चीजों को समझना, अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपनी जानकारी को विस्तृत करना। तो आइए हम दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट सबसे है वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, इन्हें लवणता के स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है। लवणता मतलब इसके अंदर के खारापन, मीठापन, नमकीन होना, खट्टा होना, इन सभी चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कितने भागों में बांटा जाता है। हम जितने भी इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े, वो सब किस पानी का उपयोग करते हैं? मीठे जल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब मीठे जल मतलब कि स्वीट वाटर, जिसका उपयोग हम आम इंसान जीवन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्थिर जल की बात कर लेते हैं। तालाब और झीलें, बहता जल, धाराएं, नदियां,
खारे या लवणीय जल के पारिस्थितिकी तंत्र। अब क्या है, ये महासागर भी इसमें आता है, और इसके मतलब ये हो गए कि समुद्र भी इसके अंदर है, ध्यान से समझिएगा, नदी भी इसके अंदर है, तालाब भी इसके अंदर है, झीलें भी इसके अंदर है। तो ये सारी चीजें मिलकर जलीय परितंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन मीठे जल की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर तालाब, झीलें और नदी ही आती है, क्योंकि खारे पानी और लवणीय जल जो होते हैं वो ज्यादातर आपको महासागर में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन पानी तो है, चाहे वो खारा हो या मीठा हो, तो ये सारी चीजें मिलके आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए आगे काम करते हैं। यहाँ पे एक इमेज को संलग्न किया गया है। इमेज बड़ा प्यारा सा लग रहा होगा आपको, मतलब इतना प्यार आपको इस इमेज पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस चीजों को समझना है। देखिए, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज आपको दो प्रकार से समझ सकते हैं। अब एक तो ये हो सकता है कि ये खारा मतलब कि लवणीय भी हो सकता है, ये लवणीय जल के अंदर की पारिस्थितिकी तंत्र हो सकती है, अर्थात ये समुद्र के अंदर के भी पारिस्थितिकी तंत्र आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र में भी आपको इन प्रकार के शैवाल, लाइकेन, काई और मछलियां, कई प्रकार के अन्य जीव जंतु मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि समुद्र के अलावा ये पारिस्थितिकी तंत्र आपको तालाब के बारे में भी बताएगा, झील के बारे में भी बताएगा, नदी के बारे में भी बताएगा, क्योंकि नदी के अंदर भी इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र आपको मिल जाएंगे, जिसमें मछली, लाइकेन, काई और भी बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इस इमेज को समझाने का मतलब यह था कि लवणीय भी है, मीठा जल भी है। हम फिलहाल मीठे जल की अगर बात कर रहे हैं तो मीठे जल के अंदर इस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जल के अंदर भी जीवन है, जल के अंदर भी दुनिया है। हमारे पृथ्वी का तो 3 भाग हिस्सा ही पानी है। हाँ, मीठा पानी नहीं है वो मैं मानता हूं, लेकिन पानी तो है, लवणीय पानी ही तो है, और लवणीय पानी के अंदर भी तो जीव जंतु हैं, वेल, शार्क, बहुत सारे ऐसे जीव जो समुद्र के अंदर है, बहुत सारे राज समुद्र के अंदर हैं। तो पानी के अंदर की दुनिया जो है यहाँ पे जल पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। और जल पारिस्थितिकी तंत्र में भी 2 भाग है, एक तो लवणीय है, लवणीय जल का स्रोत आपको पता है मुख्य रूप से समुद्र है, और मीठे जल का यही झील है, तालाब है, नदी है। तो इस तरह के स्रोत से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। हम सभी को पता है कि तालाब को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, पॉन्ड ही तो कहते हो। पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब होता है। अब तालाब क्या है, तालाब भी एक छोटा सा जलाशय ही होता है। जलाशय कहने का मतलब है पानी इसके अंदर भी होता है, लेकिन ये बहुत विस्तृत नहीं होता है, छोटा सा होता है। सबसे छोटे और सरल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कई मानसून के बाद सूख जाते हैं और अगले मानसून तक स्थलीय पौधे उग जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तालाब तो छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है, साइज छोटा होता है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कई मानसून के बाद, जब मानसून खत्म हो जाता है, इसके बाद इसके अंदर की पानी भी सूख जाती है, ये खत्म हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब तक अगला मानसून नहीं आता तब तक यहाँ पे स्थल पर उगने वाले, मतलब जमीन पर उगने वाले पौधे उग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी खत्म हो जाता है। और पानी कब आता है, मानसून में आता है। और इसके बाद मानसून आने पर, जब यहाँ पे मानसून आ जाता है तो क्या उगता है, शैवाल उगता है, जोलपाकंटन उगता है, कीड़े कई सारे आ जाते हैं, मतलब इंसेक्ट्स आ जाते हैं, घोंघे आ जाते हैं, जीव तल से ये सब निकलने लगते हैं, छोटी छोटी मछलियां भी तालाब में आ जाती है। तो ये अब इसमें क्या कह रहा है कि बड़े जानवर जैसे कि उभयचर हो गया, केकड़े हो गए, बड़ी मछलियां लौट आती है। कब लौट आती है, जब वापस मानसून आता है तब। तो जब तक मानसून रहता है तब तक इन तालाबों में पानी रहता है, और इन पानियों में ये शैवाल रहते हैं, घोंघे रहते हैं, केकड़े होते हैं, मछलियां होती है। और जब यहाँ पे मानसून नहीं होता है तब क्या होता है, तब स्थल पर उगने वाले पौधे यहाँ पे उग जाते हैं। खरपतवार और जड़ वाली वनस्पति यहाँ पे बढ़ती है, और इससे ये खाद्य श्रृंखला बनाती है। खाद्य श्रृंखला कहने का मतलब है इन्हीं तरह के जीवों के माध्यम से ये जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसा कि हमेशा मैं आप सभी को इमेज के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको चीजें और विस्तृत और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।
तो यहाँ पे जो इमेज मैंने लगाया है ये एक तालाब का इमेज है, जो आपको कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस प्रकार के इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ झाड़ियां भी हैं, कुछ बड़े बड़े झाड़ियां भी हैं, और इस मतलब पानी के अंदर शैवाल भी आपको देखने को मिल जाएगा, मेढक देखने को मिल जाएगा, घोंघा देखने को मिल जाएगा, केकड़ा देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको फिश जैसी चीजें भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं तालाब पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है, और यहाँ पे मुख्य रूप से हमें तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को ही पढ़ना था। तो इस इमेज के माध्यम से और पिछले स्लाइड में दी गई जानकारी के माध्यम से आपने तालाब पारिस्थितिकी तंत्र को, पॉन्ड इकोसिस्टम को समझ लिया होगा। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है झील पारिस्थितिकी तंत्र। झील पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में हम लेक इकोसिस्टम कहते हैं। झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा लेक इकोसिस्टम है। तो अभी हमने तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा था, अब एक बार हम झील के पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं। बड़े अस्थायी तालाबों की तरह वर्ष भर जल रहता है। मतलब अगर हम लेक की बात करें तो लेक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पूरे साल मतलब हमेशा पानी, इसमें वाटर मौजूद होता है। इसके अंदर जीव जो है वो शैवाल पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाया जाता है, शाकाहारी और मांसाहारी मछलियां पाया जाता है, जैसे कि कैटफिश हो गया जो तल पर मलबा खाती है और बॉटम फीडर करती है। महत्व क्या है? अगर हम लेक पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, लेक इकोसिस्टम की बात कर रही है, तो यहाँ पे ये जल और जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, झील पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो जल को साफ रखते हैं और जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब खतरा क्या क्या है? तो अभी के समय में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कृषि क्षेत्र है, इनसे जो पॉल्यूशन निकलता है, जो प्रदूषण निकलता है, वो कहीं ना कहीं झील के पानी को प्रदूषित करता है। इसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को परेशानी होती है इससे, और आज के समय में झील में रहने वाले जीव जंतु जो है वो इन्हीं पॉल्यूशन के कारण दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये झील पारिस्थितिकी तंत्र लेक इकोसिस्टम के बारे में था। अब हम आपको इसको इमेज के माध्यम से समझा देते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब जो आपको ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में आपको दिख रहे होंगे कि चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जलाशय है जिसे हम लेक या झील कह सकते हैं। ज्यादातर जो झील होता है ना, वो इन्हीं पहाड़ों के पानी से इसका निर्माण होता है। और मतलब ज्यादातर आप झील देखोगे तो ये झील ऐसे ही जगहों पे होते हैं जहां चारों तरफ से पहाड़ें होती है और पहाड़ों के बीच में ये जलाशय होता है, पानी का एक परितंत्र इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और ये मतलब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये देखने में भी बड़ा भव्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, लोग यहाँ पे घूम के अपना एंजॉय करते हैं। तो मैं आप सभी को मुख्य रूप से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये झील के अंदर भी ना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक दुनिया बसता है, छोटे छोटे जीवों का, मछलियों का, और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं और भी बहुत सारे ऐसे जलीय पौधे हैं जो इन झीलों में पाए जाते हैं। तो ये एक झील का पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं धाराएं और नदियां। अब देखिए, धाराएं और नदियां क्या होता है? धाराओं और नदियों से आप क्या समझते हैं? बहता हुआ जल जो होता है उसे ही हम धारा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो बहता हुआ जल है, और धाराएं जो है वो नदियों से छोटी होती है। धारा जो होता है वो कहीं ना कहीं नदियों से छोटी होती है। ये खुले सिस्टम है, बड़े क्षेत्रों के साथ पोषक तत्वों और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ध्यान से समझना है, हमारा टॉपिक क्या कहता है? धारा और नदियां। तो बहता हुआ जल होता है, धारा और नदी दोनों में बहता हुआ जल होता है। धाराएं नदियों से छोटी होती है, ये खुला हुआ होता है। ये जैसे कि तालाब की बात कर रहा था, जैसे मैं झील की बात कर रहा था, ऐसे नहीं होते, ये बहते पानी के होते हैं और ये हमेशा एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम धारा की बात करें तो धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं। करंट मतलब बहना, और क्षेत्र जो है ये रैपिड क्षेत्र है, मतलब करंट इसका तेज होता है, तल दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, और गाद साफ हो जाते हैं। गाद का मतलब गंदगी। जब पानी बहता हुआ होता है तो वो गंदगी को साफ कर देता है।
अब हम पुल क्षेत्र की अगर बात करें तो इनकी धाराएं धीमी होती है, ये बहुत फ्लो के साथ नहीं बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में क्या है कि मैं कई बार यहाँ से हरिद्वार जाता हूँ गंगा जी में डुबकी लगाने। बिहार का मैं रहने वाला हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है, क्वेश्चन भी बहुत सारे कमेंट में आते हैं कि सर आप कहाँ से हो, और जब मैं बच्चों को बताता हूँ कि मैं बिहार से हूँ तो अब मैं बता रहा हूँ मैं बिहार से हूँ फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो यार, तो ये अब मैं क्या करूँ इसमें, बताओ मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं हरिद्वार जाता हूँ, तो वहां पे जो गंगा जी होती है ना, तो उनके जो पानी का फ्लो है कभी कभी बहुत ज्यादा करंट होता है उनके अंदर तैरने की कोशिश मैं करता हूं तो मुझे एक तरफ से दूसरे तरफ मुझे पानी फेंक देता है, तो यही है। लेकिन अगर हम पुल जोन की बात करें तो इनकी धारा इस तरह से बहुत फ्लो में नहीं होता, जल इनका गहरा होता है। जब पानी गहरा होता है तो उसके अंदर फ्लो कम हो जाता है, याद रखिएगा, जैसे समुद्र में और नदी में। समुद्र के पानी को कभी ऐसे फ्लो में बहते हुए देखे हो, करंट में बहते हुए देखो नहीं, क्यों? क्योंकि वो गहरा होता है और बालू और गाद का यहाँ पे जमाव होता है। जब पानी फ्लो नहीं करेगा, करंट में नहीं रहेगा, तो वहां पे मिट्टी जमेगा, गाद जमेगा। तल इसके नरम होते हैं क्योंकि मिट्टी जमता है और वो सॉफ्ट होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीव इसमें भी आपको पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें धाराएं एवं नदियों के बारे में था। हालांकि इमेज के साथ साथ मैं आपको अभी नदियों के बारे में और विस्तृत जानकारी देने वाला हूं अगले स्लाइड में। अब हम आपको नदी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अभी हमने आपके साथ धाराओं के बारे में बात किया था, करंट के बारे में बात किया था। ग्लेशियरों से निकलती है ये नदियां जो है, वो ग्लेशियर से निकलती है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ग्लेशियर क्या होता है, तो ये ग्लेशियर वही है जो पानी बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ होता है और तलछट से जाती है, मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और महासागरों में समाप्त हो जाती है। ध्यान से समझना है, नदियां का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो कहां से है? ग्लेशियर से है। तलछट से जाती है जमीन पे बहते हुए और मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है, और वहां के जमीन के अंदर ऐसी उर्वरक क्षमता को प्रदान करती है जिससे वो बहुत उपजाऊ हो जाए, और महासागरों में लास्ट में कहा चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में जाके ये वापस विलुप्त हो जाता है। उपयोग क्या है? तो पीने के लिए पानी मिलता है इससे, घरेलू कार्यों के लिए पानी मिलता है, उद्योग के लिए पानी मिलता है, कृषि के लिए पानी मिलता है, विद्युत उत्पादन के लिए इससे पानी मिलता है। इन सभी से इसका नदियों के पानी के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके हम खतरे की बात करें तो जिस प्रकार से आज प्रदूषण बढ़ रहा है, शहरी सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, बाढ़ के मैदान और जल ग्रहण क्षेत्रों का विनाश, बाढ़ के दौरान संपत्ति और जीवन का नुकसान होता है। क्या होता है? नदियों में जब बाढ़ आता है तो अक्सर आपने देखा है कि कई सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इसके साथ क्या होता है? संपत्ति का भी नुकसान होता है, घर वगैरह टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे संपत्ति है जिनका नुकसान हो जाता है। बाढ़ के मैदानों में ये, और इससे देखिए पानी जो है वो प्रदूषित होता है किन किन कारण से? शहरों की गंदगी के कारण से, और जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनके अवशिष्ट इन्हीं नदियों में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ना, आपने दिल्ली में यमुना जी का हाल देखा है ना, किस प्रकार से इनका मतलब ऐसा दुर्गंध आता है इनके पानी से, ऐसी गंदी नदी हो गई है जिसका उपयोग आप पीने के लिए आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते हो, इतना ज्यादा गंदा है। तो ये सब मैं आपको नदियों के बारे में बता रहा था जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी हमने बात तो नदी के बारे में कर लिया है, अब एक बार हम नदी को देख लेते हैं। देखिए चारों तरफ से ग्रीन 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 फॉरेस्ट है, और ग्लेशियर से निकला हुआ ये नदी देखो बहता हुआ कितनी लंबी दूरी तय कर रहा है। और ये लंबी दूरी जो है वो काफी लंबा ही होता है, मतलब ये नदी है ना, ये छोटे साइज का नहीं होता, लगभग लगभग नदियां जो है वो बड़े साइज के ही होते हैं। खासकर जब हम इनका कंपेयर तालाब और झील के साथ करते हो तो इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। तो मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, ये हमारा नदी है जो आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाना चाह रहा था। अब हमारे पास एक और नया पॉइंट आया है, अब ये है ज्वार नदमुख। अब ये क्या होता है? क्योंकि ज्वार नदमुख पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, और इसके अगर आप डायग्राम को सही तरीके से समझ लेते हो तो आपको ये समझने में आसानी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ज्वार नदमुख होता क्या है। खारे जल की पारिस्थितिकी तंत्र जहां लवणता मध्यवर्ती होती है। देखिए खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब सीधा किस चीज से हो गया? समुद्र से हो गया, ओशियन से हो गया, सी से हो गया, क्योंकि जल है तो इसके अंदर भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो खारे जल की पारिस्थितिकी तंत्र जहां पे लवणता मतलब कि जो नमकीन होने की संभावना होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होती, मध्यवर्ती होती है,
मीठे जल से अधिक, समुद्री जल से कम। मतलब मीठे जल के बराबर भी नहीं होता और समुद्री जल के जैसा भी नहीं होता, बीच का होता है, मध्यवर्ती होता है। यह वह स्थान है जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है। यही वो स्थान है, क्योंकि नदियों के बारे में मैंने बताया था, ग्लेशियर से निकलती है, जमीनों के मैदान से होते हुए वापस समुद्र में चली जाती है। तो ये जो मैं ज्वार नद मुख कह रहा हूं, यह वह स्थान है जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, विलुप्त होती है। अब विशेषताएं क्या क्या है इसकी, तो जटिल और उच्च उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, लवणीय, दलदल और कीचड़ वाली मिट्टी का निर्माण होता है, मीठे जल के समुदायों और महासागरों को यह जोड़ता है। अब ध्यान से समझिएगा कि जहां पे मीठे पानी मिल रहे हो समुद्र के खारे पानी में, तो वहां पे बहुत ज्यादा कड़वापन पानी के अंदर नहीं होगा, लेकिन वो नमकीन तो हो ही जाएगा। तो एक तो ये है, और दूसरा दलदल वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और महासागरों को जोड़ने का काम यही करता है। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो प्लवक और अपरद आधारित होता है। महत्व क्या है, अधिकांश मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब फिश फार्मिंग जो होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर होता है। यहाँ के लोग जो हैं वो मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग, मछली को पालने का काम ऐसे जगहों पे करते हैं। ये महत्वपूर्ण है उनके लिए। अभी जो मैं आपको ज्वार नद मुख के बारे में बता रहा था, उसको समझाने के लिए मैंने इस इमेज को संलग्न किया है। देखिए ये जो इमेज है ये आपको बताएगा कि ज्वार नद मुख कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मिट्टियां आपको दिख रही है, इसके ऊपर आपको नमक जमता हुआ दिख रहा होगा, और ये दलदल है, ये भी याद रखिएगा, ये दलदल है, लवणीय दलदल है। और ये छोटी छोटी श्रृंखलाएं जो दिख रही है, ये क्या हो रहा है कि समुद्र में मिल रहा है। ये पानी जो है नदियों का, ये कहां जा रहा है, ये समुद्र में आ रहा है, समुद्र के साथ मिल रहा है। तो यहाँ की जो लवणता होती है, मतलब नमकीन होने की जो क्षमता होती है, वो मध्यवर्ती होती है, मतलब बहुत ज्यादा लवणीय नहीं होता और बहुत ज्यादा खारा नहीं होता। और ये यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन करने के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं वो इन्हीं जगहों पर अपना मत्स्य पालन और फिश फार्मिंग, मछलियों को पकड़ना, उनका व्यापार करने जैसे कार्यों को करते हैं। हमने शुरुआत तालाब से किया, फिर हमने झीलों की बात की, फिर हमने नदियों की बात के बारे में समझा, फिर हमने धाराओं के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे महासागर के बारे में, ओशियंस के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ओशियंस, क्योंकि अभी तक हमने जो बातें की है वो बड़े छोटे छोटे इकाइयां थी, छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र थे। लेकिन महासागर की अगर हम बात करें तो ये सबसे बिग पारिस्थितिकी तंत्र, बिग इकोसिस्टम माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम भारत से शुरुआत करते हैं तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, 3 प्रकार के महासागर, ओशियंस आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। पृथ्वी की सतह का 70% भाग महासागरों से अनाच्छादित है। ध्यान से समझिए, पृथ्वी हमारा गोल है और इसका 70% भाग, मतलब कि हम इस भाग को हटा ले तो ये सिर्फ और सिर्फ ओशियंस है। बस इतने में पूरी 109 मतलब आप कह सकते हैं 195 देश जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये अत्यंत गहरे होते हैं, बहुत ज्यादा गहरा होता है, 5000 मीटर से अधिक, मतलब 5 किलोमीटर। आप समझो ना, समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर नीचे तक है। तटीय क्षेत्रों में जीवों का घनत्व और विविधता अधिक होता है। सभी महासागर एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े होते हैं। अभी जो भी बातें हम कर रहे हैं वो महासागर के लिए कर रहे हैं। लवणता की अगर बात करें तो बहुत अधिक, मतलब 3.5 या 35 भाग प्रति 1000 भाग के जल के बराबर होता है। मीठे जल की अगर बात करें तो ये सिर्फ 0.5% की तुलना में होता है। लहरें यहाँ पे वेव्स आती हैं, ट्रेड पवन जैसे तेज हवाओं से जल की क्षैतिज गति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण से समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा जैसी संभावनाएं उत्पन्न होती है। अब ज्वार भी आ ही गया है, मैं आपको टाइड्स के बारे में समझा दूं। ज्वार क्या होता है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल की अंतःक्रिया से जल को ऊर्ध्वाधर गति में लाते हैं। जब एक ही लाइन में कौन कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी आ जाए और सूर्य आ जाए, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, समुद्र के वाटर के ऊपर, और वो वाटर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जो यहाँ पे आपको ऊर्ध्वाधर गति के रूप में बताया गया है। तो ये हमारा क्या है, ज्वार कहलाता है। अब हम समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझ लेते हैं। समुद्री समुदाय क्या है, देखिए तटीय रेतीले समुद्र तट होते हैं, समुद्री मैड फ्लैट समुदाय होता है। पारिस्थितिकी और आर्थिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण होता है। समुद्र ना बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार के मार्ग के लिए या व्यापार करने के लिए।
मुहाना, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, सबका निर्माण आप देखोगे यहीं से होगा। महाद्वीपीय शेल्फ की अगर बात कर लें तो बेंथोस समुदाय, तल पर रहने वाले जीव, जो जीव तल के ऊपर रहते हैं उसे हम बेंथोस समुदाय के अंदर रखते हैं। अब समुद्री सतह की बात कर लें तो पेलाजिक समुदाय, जो खुले जल में तैरने वाले जीव होते हैं, सबके बगल में लिखा हुआ है कि कौन से जीवों को क्या कहा जाता है। जो खुले जल में तैरने वाले जीव होते हैं उन्हें पेलाजिक समुदाय के अंदर रखा गया है। गहरे खुले महासागर के अंदर बेथोस समुदाय आपको पाया जाएगा। तटवर्ती समुदाय, लहरें और ज्वार से प्रभावित सीप, बेनेरकल, लिम्पेट और समुद्री घास होते हैं। तो ये समुद्र के अंदर के समुदाय, कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तल पे क्या होता है, गहराई में क्या होता है, मध्यवर्ती एरिया में क्या होता है, और किस समुदाय के लोगों को बेंथोस कहा जाता है या फिर पेलाजिक कहा जाता है, या फिर उनसे सीप, बर्निकल, लिपमेंट या समुद्री घास किस समुदाय में आते हैं। मुख्य रूप से समुद्री समुदाय में आपको यही समझना था। मैंने आपको तालाब का भी इमेज दिखाया था, झील का भी इमेज दिखाया है, नदी का भी दिखाया है, तो इस हिसाब से हमारे पास समुद्र का भी इमेज दिखाना बनता था। मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास समुद्र की लहरें हैं, समुद्र का पानी है, और ऑलरेडी आपने कई बार देख रखा होगा। बस मेरा दायित्व था कि मैं आपको एक बार समुद्र दिखा दूं, क्योंकि मैंने सारे इमेज को आपको दिखाया ही था। तो ये हमारा समुद्र है और इसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु के समुदायों को ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इमेज को आप ध्यान से देख लीजिए। हालांकि आपने देख रखा है मुझे पता है, लेकिन इस इमेज को देखने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि समुद्र के अंदर जो समुदाय हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अभी मैं जब आपको समुद्र के समुदाय और समुद्र के बारे में बता रहा था तो वहां पे एक शब्द आया था प्रवाल भित्ति। अब प्रवाल भित्ति को समझ लीजिए, निर्माण कैसे होता है। तो सिलेंट्रेट जानवर जो कैल्शियम कार्बोनेट संचरण बनाते हैं उनके माध्यम से क्या बनता है, प्रवाल भित्ति बनता है। और एंडोजाइक शैवाल जो भोजन बनाते हैं, इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है, तब जाके एक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। हालांकि प्रवाल भित्ति के इमेज को भी मैं दिखाऊंगा। स्थान मतलब कि कहां पे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, तो उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म जल में, जो पानी बहुत गर्म होता है, वहां पे इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, अत्यधिक प्रजाति विविधता और समृद्ध, जैसे कि स्पंज, मोलस्क, केकड़े, घोंगे, ये सब इसमें आपको विशेषता के रूप में देखने को मिलेगा। अब हम अगर भारत में इन प्रकार की प्रवाल भित्ति की बात करें तो कच्छ की जो खाड़ी है उसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, और मन्नार की खाड़ी में जो श्रीलंका के पास है, यहां पे आपको इस प्रकार की प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रहेगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे देखने को मिलेगा। ये आपका 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो आप बताएंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो कच्छ की खाड़ी नंबर 1 पे आएगा, अंडमान और निकोबार नंबर 2 पे आएगा, लक्षद्वीप समूह तीसरे नंबर पे आएगा, मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका के पास है, ये चौथे नंबर पे आएगा। इन सभी जगहों पे आपको प्रवाल भित्ति जैसी चीजें देखने को प्राप्त हो जाएगी। अगला स्लाइड कहता है महाद्वीपीय सेल में बेंथोस समुदाय, जो मैंने बेंथोस समुदाय समुद्री परिवार के बारे में बताया था। तटीय क्षेत्र के नीचे तल पर गहराई के साथ भिन्नता, प्रकाश प्रवेश करता है और विविध शैवाल, मछली, क्रोस्टेशियन, इन सभी चीजों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे आपने बेंथोस समुदाय को समझना है। बेंथोस समुदाय क्या होता है, तटीय क्षेत्र के नीचे तल पर, मतलब गहराई में, हल्का गहराई के साथ भिन्नता और प्रकाश प्रवेश करता है, और यहाँ पे आपको विविध प्रकार के शैवाल देखने को मिल जाएंगे, मछली देखने को मिल जाएगा, क्रेस्टेशियन देखने को मिल जाएगा। ये सब बेंथोस समुदाय के अंदर महत्वपूर्ण होता है। अभी मैंने आपको प्रवाल भित्ति के बारे में बताया था। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा तस्वीर है, देखने में आपको मजा आ रहा होगा। लेकिन ये आप नदी को भी ले सकते हो और समुद्र को भी, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्य रूप से ये समुद्र की बातें करूंगा कि आपको यहाँ पे ये प्रवाल भित्तियां बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के फिश देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के और भी इंसेक्ट्स हैं जो देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के आपको काई देखने को मिलेगा, लाइकेन देखने को मिलेगा।
तो ये मुख्य रूप से मेरा मुद्दा ये था कि मैं आपको समझाऊं कि प्रवाल भित्ति किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कहाँ कौन से जगहों पे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, समुद्र के उन स्थानों पर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है जहां का पानी गर्म होता है, जो काफी गर्म हो उन्हीं जगहों पे, मतलब गर्म पानी वाले स्थान पे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है समुद्री सतह के प्लाजिक समुदाय। इसके बारे में भी हमने अभी आपसे साथ जिक्र किया था। देखिए, पलवक और बड़े तैरने वाले जानवर इसके अंदर होते हैं। सतही प्लाजिक जो होते हैं वो प्रकाश उपलब्ध, मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन जैसे डायनोफ्लेमेटस और डायंटम्स और जुलेंकंटेंट और कॉपपेड पॉड, झींगा, कॉम्ब, जेली, बहुत तरह की चीजें आती है इसमें। शायद और भी नाम आपको समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन झींगा तो समझ में आ गया ना। ये वही है, सतही प्लाजिक है, क्योंकि झींगा फिश के कैटेगरी में आता है, बहुत सारे लोग उसको खाते भी हैं। गहरे जल वाले अगर हम प्लाजिक की बात कर ले तो बहुत कम प्रकाश की जरूरत होती है। जैसे इनको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है झींगा वगैरह को, वैसे इनको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लेस लाइट में भी ये अपना जीवन जी लेते हैं। इसीलिए ये गहरे जल में रहते हैं, क्योंकि पानी के गहराई में तो लाइट जाती नहीं है। विषम पोषी जीव होते हैं, मतलब भोजन सतह से आने वाले प्लवक और मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं। ये जो गहरे जल में रहते हैं ये भोजन कैसे करते हैं, तो समुद्र के अंदर जो मर जाते हैं जीव जंतु उन्हीं को खा के ये अपना जीवन चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गहरे खुले बेंतोस समुदाय। अब देखिए, बेंतोस समुदाय में गहरे खुले में क्या है, महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा से गहरे महासागरों के बीच प्रकाश नहीं पहुंचता है। मतलब जो पानी का लेवल जैसे जैसे समुद्र में आप नीचे चले जाओगे, ये तो मान लो कि अगर ऊपरी सतह है तो यहाँ कुछ समय तक तो आपको सनलाइट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो ये लाइट आना कम होगा। तो केवल विषम पोषी जीव और कुछ बैक्टीरिया ही यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं गहरे पानी वाले में। महत्व क्या है कि समुद्री भोजन का स्रोत, यात्रा, माल ढुलाई का माध्यम, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। खतरा क्या है, तो ये जल प्रदूषण तो हर जल के लिए खतरा है, चाहे वो झील का हो, तालाब का हो, नदी का हो, समुद्र का हो। औद्योगिक नालियां इसमें खोल दी जाती है, नदियों में फेंका गया कचरा जो धीरे धीरे महासागरों में पहुंच जाता है, क्योंकि आपको पता है नदी की शुरुआत कहां से होती है, ग्लेशियर से होती है, खुले मैदान से होते हुए मैदानी क्षेत्रों से जाके वो फिर कहां मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्री जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। समुद्री जीवन में जो जीव है समुद्र के अंदर, जो प्राणी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन सब के लिए वो कहीं ना कहीं खतरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं के बारे में। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र मानव कल्याण के लिए अनेक प्रकार से लाभ प्रदान करता है। इंसानों के जीवन के लिए कई प्रकार से बेनिफिशियल है पारिस्थितिकी तंत्र, जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहा जाता है। अभी तक आपने पारिस्थितिकी तंत्र को तो पढ़ लिया है, अब अगर इससे इंसानों को फायदा है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के रूप में जाना जाता है। इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले नंबर पे आता है प्रावधान सेवाएं। ये उत्पाद जो हमें सीधे पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, हमें पारिस्थितिकी तंत्र से डायरेक्ट क्या मिलता है, भोजन। भोजन में फसलें हैं, मछली है, जंगली फल है। पानी हमें पारिस्थितिकी तंत्र से डायरेक्ट मिल जाता है, लकड़ी मिल जाता है, ईंधन मिल जाता है, औषधीय पौधे मिल जाते हैं। तो दो मतलब ऐसी चीजें जो हमें डायरेक्टली पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त हो जाए उसे हम प्रावधान सेवा कहते हैं। दूसरे नंबर पे है विनियमन सेवाएं। वे लाभ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के विनियमन से प्राप्त होता है, मतलब कि प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को बेच करके, व्यापार करके हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जलवायु विनियमन है, जैसे कार्बन को सोखना, जल शोधन, वायु शोधन, परागण, बाढ़ नियंत्रण, रोग नियंत्रण। ये सारी चीजें क्या है, विनियमन सेवाओं के अंदर आएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के विनियमन से प्राप्त होता है, उसको बदल के प्राप्त होता है, ये नंबर 2 पे विनियमन सेवा के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है समर्थन सेवाएं। अब देखिए, सपोर्टिंग सर्विसेज क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। वो मूलभूत प्रक्रियाएं जो अन्य सभी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को संभव बनाती है, वो समर्थन सेवा, मतलब इनके सपोर्ट से पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं उपयोगी हो जाती है। जैसे कि पोषक चक्रण हो गया, मिट्टी का निर्माण हो गया, प्राथमिक उत्पाद जिसमें प्रकाश संश्लेषण, आवास का आदान प्रदान करना। तो ये सारी चीजें किस में आएगा, समर्थन सेवा में आएगा।
और चौथे नंबर पे है सांस्कृतिक सेवाएं, कल्चरल सर्विस। वे गैर भौतिक लाभ जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं, इकोसिस्टम से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मनोरंजन के लिए पर्यटन, लंबी पैदल यात्रा, सौंदर्यात्मक मूल्य, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य, शैक्षणिक अवसर। तो ये एक प्रकार से ये चारों पॉइंट्स जो थे वो चारों के चारों महत्वपूर्ण है, उदाहरण के साथ आपको समझाया गया है। तो आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट्स जो है, चारों श्रेणियां जो हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण का। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ा है वो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ ही पढ़ा है, तो इसके संरक्षण की भी जरूरत तो है ना। देखिए, मानव की जो गतिविधि है इसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उनका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आज मानवों की गतिविधियां बढ़ गई है, फैक्ट्री बढ़ गया है, गंदगी को पानी में डालना, पारिस्थितिकी तंत्र से मिलाना, ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए इसका संरक्षण जो है वो जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे क्या क्या हैं? तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खतरे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आवास विनाश, विखंडन, वनोन्मूलन, शहरीकरण के कारण जंगलों की समाप्ति हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल का प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु का भी प्रदूषण बढ़ रहा है, मृदा का भी प्रदूषण बढ़ रहा है, संसाधनों के अधिक दोहन हो रहे हैं, अधिक मछली पकड़ना, अधिक चराई करना, लोग अपने लाभ के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां आ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर खतरा है। इन सभी चीज को सुधार करना बहुत जरूरी है, तभी जाके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण हो पाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र बच पाएगी। अब हम बात करेंगे इन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की आवश्यकता। तो देखिए, जैव विविधता को बचाए रखने के लिए आपको पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम को बचा के रखना जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना, कि जो चीजें समाप्त हो रही है उसको बनने का वापस मौका मिलना चाहिए। मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, इंसानों को आज तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ये बीपी, शुगर, किडनी में स्टोन, हार्ट, टीबी, ये सब कॉमन सा डिजीज हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के ऊपर अपना असर दिखा रहा है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को सहेजना। हर पिता अपने बेटे को विरासत में बहुत सारी संपत्ति देना चाहता है, लेकिन आपको यह भी तो समझना है कि हमें अपने प्रकृति को भी सुरक्षित करके अपने आगे आने वाले पीढ़ियों को ये सारी चीजें विरासत में देना है। कैसा लगेगा कि आपने जिन जानवरों को देखा है वो आपके बच्चे नहीं देख पा रहे, जिन पक्षियों को आपने देखा है वो आपके बच्चे नहीं देख पा रहे। एक समय हुआ करता था कि दिल्ली में मैं जिस जगह पे रहता हूं, मेरे जो सीनियर सब हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे मोर जो है, पीकॉक जो है, वो आसपास में छतों पे रहा करता था। लेकिन जब से मैं आया हूं 10-12 साल से मैं देख रहा हूं यहाँ मुझे मोर नहीं दिखता है। तो मतलब यही है कि विरासत में आप अपने प्रकृति को ऐसा संरक्षित रखो कि आने वाले समय में भी वो उन चीजों को देख पाए, उनसे मिल पाए, उनको समझ पाए। तो ये विरासत में उनके लिए छोड़ने बहुत जरूरी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, ठीक है, अब हमने बात कर लिया है संरक्षण जरूरी है, तो संरक्षण के कौन कौन से तरीकों को आप अपनाओगे? स्वस्थान संरक्षण। देखिए, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना। अब जो चीजें जंगलों में रह सकती है उसे जंगलों में ही रखें, उनके लिए जंगल बचा के रखें, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल निचय बनाना, जिसमें वो सारी प्रजातियां वहां पे सुरक्षित रह सके। कानून और नीतियां बनाना और लागू करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए कानून बनाना भी बहुत जरूरी है, सरकार को भी इस पे ध्यान देना है और जनता को भी ध्यान देना है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैसे वनीकरण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना ताकि जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी सुरक्षित रहें। संसाधन जितने भी हैं उनका सतत उपयोग, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग हम करेंगे, दोहन नहीं करेंगे, अत्यधिक उपयोग नहीं करेंगे। जन जागरूकता फैलाना, जनता को इसका आभास कराना कि आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें कितना महत्वपूर्ण है, उनको शिक्षित करना और प्रदूषण नियंत्रण करना, ये सारे संरक्षण के तरीके हैं और सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र के सारे पॉइंट्सों को कवर कर लिया, इसलिए शायद वीडियो जो है वो 2-2 घंटे की हो जा रही है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है, यही मेरे लिए इनफ है। तो अब जो है वो हम चैप्टर के सारांश की तरफ बढ़ रहे हैं। सारांश कहने का मतलब है, जैसे कि मैं हर एक चैप्टर में परिचय के लिए बात करता हूं, वैसे सारांश भी जरूरी है।
मुझे चैप्टरों के बीच में बार बार ये बोलने की आदत नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जाता। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे पूरा मेरा जो कंसंट्रेशन है ना, वो मैं 100% बच्चों को पढ़ाने पे देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये ना बोलने से आप ये मत समझो कि सब्सक्राइब नहीं करना है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि आगे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। अब मैं आपको इस चैप्टर के सारांश के बारे में बता देता हूं। पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर जीवन के लिए मौलिक है। मौलिक कहने का मतलब है बहुत जरूरी है। वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, घास पारिस्थितिकी तंत्र ये भी पढ़ा है, घास के मैदान के बारे में पढ़ा है, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ा है। प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और जैव विविधताओं के साथ है। मतलब जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र को हमने पढ़ा है उनमें सब में कुछ न कुछ अलग अलग विशेषताएं देखने को मिला है। ये पारिस्थितिकी तंत्र हमें भोजन, स्वच्छ जल, वायु शोधन और जलवायु विनियमन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियां इन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से खतरों में डाल रही है। मानव की जो गतिविधियां हैं या बढ़ती हुई मानव की जो जनसंख्या है, ये कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बुरा माना जा रहा है। इसलिए सतत विकास और मानव कल्याण के लिए इन प्राकृतिक प्रणालियों को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। बुद्धिमानी से प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर का सारांश था। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी बहुत अच्छा लगा है आपको या जानकारी पसंद आ रही है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है इन वीडियोस को बनाने में, कई सारे दिन लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं आपके साथ अलग अलग कपड़ों के साथ आता हूं, मतलब आप समझ लो कि कई अलग अलग दिनों के साथ मुझे इस वीडियो को तैयार करना होता है। कई लंबे घंटों का वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद आपको दिया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ फिर से अगले चैप्टर के साथ उपलब्ध होता हूं।